नमस्कार। आज फिर से नए मार्केट गैप के साथ खोलेगा और न केवल गैप के साथ खोलेगा बल्कि आपके कन्विक्शन को भी हाई करेगा और आज 22,000 का लेवल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। कल जब हम 21,800 के आसपास नहीं थे तब एक कन्विक्शन हमने मार्केट में आपके सामने रखा, डाटा भी रखा और ये कहा था कि 22,000 आएगा। आज स्क्रीन पर देख के मेरे को और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। खैर, हम 4 बड़ी बातों के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस तरह की बेहतरीन कवरेज हम आपके सामने लेके आएंगे। अर्निंग सीजन पूरी तरह से चल रहा है तेजी से। 15 फ़रवरी तक सारी कंपनी के नंबर आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लास्ट का जो समय होता है उसमें अर्निंग्स काफ़ी रहती हैं। तो आज अर्निंग्स पे भी हमारा ज़्यादा फोकस होगा। मेहमानों को छोड़ेंगे अपने साथ, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जरा सारे ट्रिगर्स लेके आते हैं। 4 के 4 ट्रिगर्स आपको विंडो पे देखेंगे। उसमें पहला ग्लोबल मार्केट्स होगा। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर खास कोई बड़ी चिंता नहीं है। उल्टा दाव तो बड़ा है कल 140 पॉइंट के आसपास और 22,000 का लेवल हमको दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं। वहाँ के फेडरल बैंक और यहाँ का आरबीआई दोनों ऑलमोस्ट एक ही स्टांस रख रहा है। बीच में कई बार ऐसा मौका आ जाता था जब फेड और आरबीआई को थोड़ा डिफरेंसेस थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमपीसी की बैठक चल रही है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे फेड से मेरे बयान निकल के आया कि कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर कमेंट्री आती है तो शायद इलेक्शंस के बाद, मार्केट ये गेस कर रहा है कि इलेक्शंस के बाद कुछ परसेंटेज घटाई जाएगी ब्याज की। उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है बट वो बाद में होगा इलेक्शंस के बाद। ब्रिटानिया के मिले जुले नंबर्स आए हैं। बर्जर, रेडिको के अच्छे नंबर्स हैं। रेडिको खैतान के नंबर्स अच्छे आने ही थे। इस बार का सेल्स का नंबर उनका देख के ही लग रहा था। दूसरी बात, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स के आज नतीजे होंगे। नेस्ले का जो मुनाफा है, मार्जिन है, वो करीब 23% आना चाहिए और इसके अलावा जो टाटा कंज्यूमर्स है उसका जो मार्जिन है वो करीब 18% आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेल्स प्रॉफिट तो खैर दोनों का ही बढ़ के आएगा। सारी चीज़ें ठीक आनी चाहिए, किसी में भी डी ग्रोथ नहीं होगी। आते हैं आगे और आज जना एसएफबी, कैपिटल एसएफबी, राशि फ्लोरेंस, इन जैसे आईपीओस को आज ओपनिंग होने वाली है। तो इन सब के भाव और साथ ही इनमें क्या करना है हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मनीष, तो सीधे तौर पे कई बड़े ट्रिगर्स है जिसका असर देखने को मिलेंगे। संकेत जो है ना, डिम्पी गुड मॉर्निंग, बेहद शानदार देखने को मिला और आज जो है ना लगातार जिस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे थे ना उसके ऊपर आप खुलते हुए दिखेंगे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। वायदा बाजार से क्या संकेत देखने को मिले और आपको आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन चूंकि ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर देखने को मिले तो समझते हैं विश्व मोहन के साथ। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, संकेत तो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ गुड मॉर्निंग मनीष जी, बिल्कुल अच्छे संकेत दिख रहे हैं एशियाई बाजारों में। अगर जापान को छोड़ दे सभी बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल हांगकांग में 4% से ज्यादा की तेजी दिखी और आज वही तेजी वहां पर भी कंटिन्यू होती दिख रही है। बाकी बाजार निक्के को छोड़ दे तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में देखिए, डाउ जोन्स एक दिन की कमजोरी और फिर से 141 अंकों की मजबूती। नैस्डैक सपाट बंद, लेकिन S&P 500 फिर से रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंच चुका है। दो चीजें अमेरिकी बाजारों में यहां पर काम कर रही है। एक, वहां जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं वो बाजार को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी काफी अच्छे नतीजे आए, कई टेक कंपनियों के, फोर्ड के नतीजे काफी बेहतर थे, अनुमान से बेहतर नतीजे। उसका असर बाजार को मिला और बाजार वहां से सपोर्ट ले रहा था। दूसरा, फेड का जो टोन बदला है, अब फेड यहां से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने वाला है। सूनर या लेटर, जल्दी या देरी से ही सही, इस साल दरों में कटौती होगी, ये बाजार मानकर चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो 3 कटौती तो कम से कम उनके कार्ड पर है ही। ये बाजार को पसंद आ रहा है और यही वजह है कि बाजार फिर से रिबाउंड किया और तेजी दिखा रहा है। अन्य संकेतों की बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वापस से 4% तक फिसल गया है, वहां पर नरमी अब दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आ चुका है। कच्चा तेल भले ही कल हल्की तेजी दिखी लेकिन अभी भी स्थिरता है, $78-79 के बीच अभी कारोबार कर रहा है। अमेरिका में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था दिसंबर में, लेकिन जनवरी में उत्पादन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फरवरी से फिर से रिकॉर्ड उत्पादन होगा। तो क्रूड में स्टेबिलिटी दिख रही है, सप्लाई को लेकर चिंता नहीं है। साथ ही यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो गल्फ कंट्रीज में है, वहां पर कैसे युद्ध को, सीज फायर को विराम दिया जाए, सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है हमास के साथ और बाकी देशों के साथ, कैसे स्थिरता लाई जाए इस पर भी बातचीत चल रही, तो वो भी बाजार के लिए सपोर्टिव है। कुल मिलाकर आज के लिए संकेत, ज्यादातर संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। संकेत अच्छे दिखाई देखने को, हालांकि थोड़ी सी जो है क्रूड में तेजी देखने को मिलेंगे, बहुत चिंता की बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड जो है अभी भी जो है 4 के ऊपर बरकरार है, तो देखते हैं उसका कितना असर हो सकता है, क्योंकि हमारे अपने संकेत जो है ना विश्व काफ़ी मजबूत है, उसी के दम पे हम चलते हुए दिखेंगे। तो बिना देरी किए हुए, कल हमने देखा था भारतीय बाजार में कुछ एक सेक्टर थे जहाँ तेजी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी एक ऐसा था जो कल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वहाँ हम तेजी बनते हुए नहीं दिख रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि जिस लेवल की बात जो है डिम्पी ने की थी उस लेवल पे लगातार सपोर्ट लिया 45,027 के आसपास का, 45,500 का डिम्पी ने लगातार स्टॉप लॉस की बताई थी।
45,000 नहीं 45,500 का, और वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। हालांकि आज डिम्पी ने कुछ चेंजेस किए हैं लेवल में, और मैं डिम्पी से समझने की कोशिश करूँगा। अगर कल का प्रोमो है तो एक बार दिखा सकते हैं क्या आप, अगर तैयार है तो पीसीआर, तो फटाफट दिखाइए आनंद, क्या है प्रोमो। हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। 21,800 गया तो 700 है, 700 गया तो 600 है, 600 गया तो 500 है। जो नया बनाना चाहते हैं, आज फिर से प्लस करना चाहे तो कर सकते हैं। 21,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको दूंगा, तो टारगेट भी छोटे दूंगा। आपका पहला टारगेट होगा 21,850 का, दूसरा टारगेट होगा 21,900, 950 का, फिर 22,000 तक का लास्ट टारगेट होगा। 125 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी टॉप गेनर्स पे, यानी कि टॉप ऊपर चल रहा है, और साथ ही साथ 21,900 के आसपास का लेवल आ गया है। तो मुनाफे के बाद इतना स्वदेश के साथ सीधे तौर पे और कहीं नहीं कह सकते, ये शानदार सुपरहिट शानदार कमाई के मौके कल जो है बताए गए थे, और वही कमोबेश होता हुआ दिखाता। आज बिना देरी के शुरू करते हैं। डिम्पी तैयार है ना आज के लिए? लगातार चौके छक्के तो लगा ही रहे हैं। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ, चलिए तो शुरुआत FIDIs के आंकड़ों से करते हैं। क्या संकेत देखने को मिल रहा है वहां से? कुछ बदलाव हुआ है क्या FI के? 2 दिनों से तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा वहां पे। एक्चुअली में 2 दिन से ही बदलाव हो रहा है मनीष जी। मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलाव हो रहा है 2 दिन से। आज से 2 दिन पहले करीब 32% का बिल्डअप था उनका लॉन्ग का। पिछले 2 दिन में उन्होंने करीब 5% माल खरीदा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पिछले 3-4 दिन के अंदर बाजार रुका है तो किसकी वजह से रुका है, तो मैं बोलूँगा FIs की वजह से रुका है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बाजार 22,000 वापस दिखा रहा है तो किसकी वजह से दिखा रहा है, क्या रिटेल की वजह से? नहीं। क्या DIs की वजह से? नहीं, ये दिखा रहा है FIs की वजह से। इसकी पहली कड़ी तो आपको खुद ही पता है ना, FIs जब भी आएगा या तो वो IT के अंदर आएगा पहले, या तो किसी बड़े शेयर्स के अंदर आएगा। इससे पहले जब मार्केट ने बचाया था तो ONGC रिलायंस की हेल्प से बचाया था, उसमें भी इंस्टीट्यूशन था। उसके बाद कल जब बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई, निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट की, तो उसमें IT का योगदान आया, तो उसमें भी FIs ने बचाया। तो FIs की जो होल्डिंग है पिछले 2-4 दिन में करीब 7% के आसपास बढ़ी है, 6% के आसपास बढ़ी है। अब वो बढ़कर करीब 37% लॉन्ग हो गए हैं। एथिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत कम भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ लोअर एंड और अपर एंड 15 और 75 का लोअर एंड और हाइयर एंड है। 75 होने पर महंगा हो जाता है, 15 होने पर सस्ता हो जाता है। फिलहाल अभी हम 37 पे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए आप कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मेरा मानना है कि FIs अभी जल्दी जल्दी माल छोड़ेंगे भी नहीं और जल्दी जल्दी खरीदेंगे भी नहीं, तो इसलिए ये रेंज थोड़ी स्ट्रगल की रेंज होगी, ये मैं FIs के तौर पर बता सकता हूँ। लेकिन खुशी ये है कि रिटेल ने भी अपना माल नहीं छोड़ा, FIs ने दम भर के मार्केट को यहाँ पे आकर टिका दिया। आज आप 22,000 को एंजॉय करेंगे ओपनिंग में ही। तो सीधे तौर पे होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई FIs के, हालांकि जिस लेवल पे अभी भी कंफर्ट जोन पे है FIs की तरफ से, बहुत ज़्यादा अभी भी उनकी पोजीशन खड़ी नहीं है। अब आते हैं काम की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी, जिन्होंने तेज़ी के सौदे बनाए, ठीक है, वो तो आज बाजी मार रहे होंगे, बहुत खुश होंगे कि चलो भाई कल हम लेके गए भी तेज़ी के सौदे, कल भी हमने देखा मजबूती के साथ बंद होते हुए देखे। तो जिन्होंने तेज़ी के सौदे बना के रखे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जिनको आज बनाना है सुबह सुबह उनको क्या करना चाहिए? पहले आते हैं जिनके पास कल की पोजीशन है। देखिए मनीष जी, कल हमने अपने हाई कन्विक्शन के साथ बोला था कि 21,800 के ऊपर अगर बाजार थोड़ा भी टिक जाए आप इसका फ़ायदा उठाइएगा, और मैं आपको 100-100, 150 पॉइंट करके टारगेट देता जाता हूं और आपको मिलते जाएंगे। कल हमने 950 तक की जिक्र भी किया था, वो भी कल अचीव हुआ है, और आपको हमने कल 22,000 भी बोला था, आज आपको गैप में मिल जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आज इस गैप से अगर एग्जिट करना चाहे ना तो कर सकते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने 21,800, 850, 900 पे भी आप आए हो, तो आपको अगर 200-150 पॉइंट मिल रहे हैं एक दिन के अंदर, तो लेके बाहर निकल जाइए, भले आपको निकलना हो। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कन्विक्शन हाई है, ये 22,200 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। वो अब आपका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि देखिए पैसा आने के बाद ना आप किसी की भी ना सुनिए, पैसा आने के बाद अपनी सुनिए। स्टॉप लॉसेस हमारे मानिएगा, बस इतना इसको आपको करना है। पैसा आप अपने कंफर्ट का लेके जाओ, मेरे कहने पे मत रुको भले आप। तो इसलिए 22,000 पे ऊपर पे जितना भी आपको मिल रहा है आप लेना चाहो लो, आपको टिकना 22,200 तक टिक जाओ। ये तो हो गया पुराने वालों की बात। पुराने वाले एक चीज और कर लें, 21,800 का स्टॉप लॉस लगाए रखें अभी भी अपना। उनको लग रहा है नहीं सर अब तो हमारे ट्रेड हमारी ग्रिप में आ गया, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, तो हम ऐसा क्यों करें, तो फिर आप 22,000 का स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि अगर आज आपको गैप के साथ मिलेगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रोक सकते हो। आप प्रॉफिट बुक करना चाहो कर सकते हो, आपको 22,200 तक रहना है रह सकते हो। आपके तो मजे ही मजे हैं, जो आपको करना आप करो, क्योंकि आप बुल्स हो, आपका इस समय चल रहा है। तो ये हो गया पॉइंट।
आज क्योंकि गैप मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट उन लोगों के लिए हो गया है जिन लोगों को नया माल खरीदना था। कल किसी वजह से नहीं खरीद पाए, आज खरीदने का सोचते, लेकिन आज तो गैप मिल गया। तो ये बात मैं बोलूंगा कि यस, उनका अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है। आज अगर मार्केट किसी भी तरह से 22,100 के आसपास या 22,80 के आसपास भी खोल देता है तो आपके पास ज्यादा कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि सामने 22,200 का रेजिस्टेंस है। तो आप एक काम करना, खुलने के बाद थोड़ा रुक जाना, समझ में आएगा तो हम आपके सामने खुद ही ओपनिंग में बता देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो नया खरीदना चाहते थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, उनके लिए रिस्क रिवार्ड 1:1 का है। वो 22,000 का स्टॉप लॉस लगा के 22,200 के टारगेट के लिए आ सकते हैं। ना तो मैं बड़ा टारगेट दूंगा, ना तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा, इसलिए मैं 1:1 की रेशियो का एक स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए मैंने बता दिया। और अगर आप पुराने वाले हैं उनके लिए तो खैर मजे ही मजे हैं। पुराने वाले के लिए कहीं ना कहीं मजे ही मजे। कल आपने जो स्टॉप लॉस बताए थे ना, वो कहीं से ट्रिगर नहीं हुए, और जो टारगेट बताया था उसके ऊपर जाते हुए दिखा। पहले 21,800 की आपने बात की थी, उसके ऊपर जाते हुए हम देखे मजबूती देखने को मिली। एक 30 सेकंड में एक जवाब चाहिए, फिर मैं मंदी के पोजीशंस पे आऊँगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी को मंदी की है तो अगर 22,000 के ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वही बिल्डअप है कि आपको एक थ्रस्ट मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का और भी, और वहाँ से और मजबूती दिखने को मिले, क्योंकि कुछ लोग जो है कंपलसरी हो सकता है वो काटे। ऐसा कोई थ्रस्ट की संभावना है क्या? नहीं, वो देखिए मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए 22,000 के ऊपर आने पर ना टसल बराबर बराबर की हो जाएगी। अभी 21,800 को आपने कल कवर किया है, कल दिन भर में उनको काटा है, ठीक है। और कल ना लॉन्ग पोजीशंस बनी है निफ्टी पे करीब 2% के ओपन इंटरेस्ट के साथ, और कल प्रीमियम्स भी वापस से हाई हुए हैं। हमने फ्यूचर्स की प्लेट्स भी बनवाई हैं आपके लिए। तो अगर आप ये चीज चेक करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कन्विक्शन हाई है। बाजार में कल लोग खरीद रहे थे, सौदा काट नहीं रहे थे, कल बकायदा खरीदा है उन्होंने, भले बिल्डअप कम है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 22,200 तक जा सकता है। इसलिए कोई आदमी 22,000 के ऊपर आना चाहे ना तो आज ट्रैपिंग होगी, लेकिन वो कितनी फास्ट ट्रैप करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी खड़े हैं ना, वहां पे कांटे की टक्कर है 22,000 के लेवल पे आके। इसलिए अगर कांटे की टक्कर में कहीं भी बियर्स नीचे गिर गए ना तो बुल्स अपना परचम आगे लगा के 22,200 आज में भी करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसलिए खुलने के बाद भले ही जो भी आप काम करें थोड़ी पोजीशंस को कम रखें। ये आपकी फ्यूचर्स की प्लेट आ चुकी है, 2% का आज जिनको मंदी करना हो वो क्या करें? देखिए मंदी तो करनी ही नहीं चाहिए। मैंने बैंक निफ्टी पे आपको बोल दिया ऑलरेडी, बारूद काफी भरा हुआ है। बैंक निफ्टी एक कैचअप रैली भी करेगा, निफ्टी थोड़ा आगे निकल गया उससे। लेकिन फिर भी अगर आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हो तो 46,000 के ऊपर करो ना आके। 46,000 से नीचे कहीं भी शॉर्ट करोगे खतरनाक हो जाएगा। फिलहाल के लिए 46,000 के ऊपर आके शॉर्ट करो, आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं फिर से मना कर रहा हूं शॉर्ट ना करें, लेकिन अगर आपको करना भी है तो 46,100 46,000 के ऊपर आके करो। 46,200 का स्टॉप लॉस लगा लो। कटेंगे कितने? 100 पॉइंट। अगर गलती से प्रॉफिट बुकिंग वापस से मार्केट में आ गई है तो 300-400 पॉइंट आपको वापस से बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। तो रेशियो 1:3 की होगी। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा बैंक निफ्टी के अंदर अभी कैचअप रैली ड्यू है, बारूद भर चुका है, प्राइस एक्शन होना है और ये बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता। ये आज हो सकता है तो कल हो सकता है। आप इसलिए कोशिश करें कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें। मुझे भी डिम्पी ऐसा लग रहा है ना कि कल पिछले हफ्ते भी हमने कई बार चर्चा हुई थी, 1-2 बार तो इस शो में हो चुका है कि हम लोग बात करते जा रहे हैं तो निफ्टी में जो है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो 250 निफ्टी बैंक में 250-300 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। आज भी ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि हम शो कर रहे हो और 9:30 बजे के आसपास हम टिक बाई टिक चर्चा कर रहे हो कि बैंक निफ्टी में देखिए अब 50 अंकों की तेज़ी, अब 100 अंकों की तेज़ी और 200 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। आपका एक स्टॉक है सुबेक्स, कल भी हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, लगातार तेजी देखने को मिली है। कैश का शेयर है, कल आपने कोई शेयर नहीं दिया, हालांकि बाजार खुलने के बाद आपने शेयर दिया था येस बैंक, वहाँ हमने देखा थोड़ा मजबूती बनती हुई दिखी। आज के लिए एफएनओ साइड से कौन सा शेयर होगा? मनीष जी, वो बाजार खुलने के बाद ही हम आपके सामने चर्चा कर पाएंगे। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि वो शेयर मैं अभी निकाल पाऊँ, लेकिन मैं आपसे फिर से वादा करता हूँ, दर्शकों से वादा करता हूँ कि 10 बजे से पहले हम आपको एक शेयर दे देंगे और कोशिश करेंगे इंट्राडे बुक करवा के आपको फ्री करवा दें। कल येस बैंक 7% पे बोलना शुरू किया, 12-13% तक गया। ऐसा कुछ एक शेयर आज भी ढूंढ लेंगे, बट वो मार्केट खुलने के बाद। तो लेकिन डिम्पी आज भर के लिए सिर्फ है, कल से आप एक शेयर तो दीजिए कम से कम, थोड़ी सी और। हाँ ठीक है, तो ये आज भर के लीव आप मेरे को ग्रांट कर दीजिए। कल से हम आपको बाजार खुलने से पहले शेयर देंगे। निश्चित रूप से, तो कल से जो है आपको पक्का शेयर डिम्पी देंगे 2 दिन। हालांकि मार्केट खुलने के बाद उन्होंने वादा किया तो कोई ना कोई शेयर तो जरूर देंगे जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट अपने तमाम जानकारों को जोड़ते हैं। संतोष मीना, सोनी पटनायक और जतिन केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सीधे तौर पर हमने देखा है कि बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सोनी, आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या नजरिया आपका?
गुड मॉर्निंग मनीषी, डिम्पी जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। आई थिंक डिम्पी जी ने बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी इसको एनालाइज करके एक्सप्लेन किया है और काफी अच्छे से उन्होंने लेवल्स भी दिलवाया है। 22,100 तक एक बार जा सकता है। रेंज यही बन रहा था 21,800 का एक सपोर्ट से लेकर 22,100 22,200। सो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली लॉन्ग्स में मत जाइए। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखना हो तो 21,150 के रेंज पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग वहां से दिख सकता है। द रीजन इज बिकॉज बैंक निफ्टी अभी तक आया नहीं है वो लेवल पे। हालांकि बैंक निफ्टी मैं भी सहमत हूं कि अभी यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट बैंक निफ्टी में वो अग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं बने हैं जहां से हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी चलेगा और निफ्टी भी चलेगा। फिलहाल निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए काफी सेक्टर्स हैं, फार्मा है, आईटी है, ऑयल एंड गैस है, बट बैंक निफ्टी में सिर्फ पीएसयू बैंक्स पे थोड़ी सी अभी ताकत आ रही है। सो थोड़ा सा वहां पे मोस्ट लाइकली एक ड्रैग कर सकता है और बहुत ज्यादा निफ्टी को भी ऊपर चढ़ने की मौका ना दे पाए बैंक निफ्टी। तो मेरे ख्याल से लेवल्स वॉच कीजिए। 21,800 का 21,800 का आज इंट्राडे के लिए अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 22,100 22,150 के पास एक बार अगर किसी ने लॉन्ग किया तो प्रॉफिट बुक कर दीजिए। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोबारा डिप पे आप बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी आज एटलीस्ट इंट्राडे के लिए 46,200 कैश के लेवल पे मैं वॉच करना चाहूंगी। अगर उसके ऊपर निकालता है तो थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि बैंक निफ्टी वहां से 46,500 46,800 लेवल को दोबारा टेस्ट कर पाए, बट बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता है मोस्ट लाइकली। और अगर जिसका वो पेन पॉइंट है बैंक निफ्टी वो 47,000 पे है। सो इसलिए निफ्टी में बेटर स्ट्रक्चर है, निफ्टी में आप बेटर ट्रेड कर सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार ये हमारी खास पेशकश है जो कि जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे हम, और कोशिश करेंगे क्योंकि सबका अधिकार है तो सब अपनी अपनी बातें रख पाएं, सबका फायदा सबका मंगल हो, ये हमारी तरफ से एक पेशकश जल्द ही आने वाली है। सोनी पटनायक, संतोष मीना, जतिन केडिया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सब से करते हैं बातचीत। जतिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन सर आपसे शुरू करें, आपके हाउस का या आपका अपना इंडिविजुअल क्या एक टेक है, आपके शेयर कौन से आज के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव रह सकता है अगले एक हफ्ते के लिए। इसके लिए हम दो शेयर लेके आए हैं। तो पहला शेयर होगा वो एमएफएसएल होगा। तो एमएफएसएल में देखा है हमने कि 1060 से लेके नीचे 850 की तरफ थोड़ा एक करेक्शन आया है 200 पॉइंट का। हमें लगता है कि इसमें एक रिलीफ रैली ड्यू है, तो एक पुल बैक ट्रेड के लिए हम इसमें प्ले करना चाहेंगे। हमारे टारगेट 961 और 986 के रहेंगे और हम इसमें स्टॉप लॉस 895 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। तो जो दूसरा मेरा पिक होगा वो जेंसार टेक्नोलॉजीज पे होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट आया है। तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम इसमें जारी रह सकता है। हमारे टारगेट्स उसमें 627 और 645 के रहेंगे और इसमें हम स्टॉप लॉस 576 का लगाएंगे। ठीक है, दो आपके शेयर हो गए सर, एक तो मैक्स फाइनेंशियल है, दूसरा जेंसार टेक्नोलॉजीज है, दोनों बाय हैं। आप दोनों के कोशिश करें, अगर जतिन जी की बात आपको अच्छे से पता लगे प्रोड्यूसर साहब, तो आप लेवल्स भी डाल दिया कीजिए ताकि कन्विक्शन हाई हो जाता है उससे। लेकिन फिर भी स्टैम्प से थोड़ा आपको पता लग रहा है कि दोनों शेयर जतिन के हैं जो कि बाकायदा बाय ट्रेड में दिए गए हैं। संतोष सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब हम व्यू पॉइंट आपके सामने रखे हो, कोई गलती हो तो आप हमको बता दिया कीजिए। संतोष सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है इसी चैनल में खड़े रहते हुए आपके साथ। सर आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए सर, संतोष सर। डिम्पी, यस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, शॉर्ट साइड नहीं देखना चाहिए, और मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि आज मेरी नजर भी बैंक निफ्टी पे रहेगी। आज और आने वाले दिनों में ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है, बिकॉज टेक्निकली भी अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फंडामेंटल फैक्टर भी है कि निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का वेटेज है वो करीबन लो के आसपास है। मुझे लगता है अगर सेक्टोरल रोटेशन होगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे दोनों स्टॉक्स बाइंग साइड के। पहला है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी आइनॉक्स इंडिया। इस स्टॉक में आपने देखा होगा कि जब लिस्टिंग के पहले
ग्रे मार्केट में बहुत अट्रैक्शन था, लेकिन लिस्टिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी और स्टॉक करेक्ट भी हुआ, लेकिन इसने बॉटम बनाया विद मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और कल अपने आईपीओ प्राइस के पहले का जो हाई लगाया था उसने उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी है। तो नॉर्मली कोई भी स्टॉक अपने आईपीओ के टाइम के हाई को क्रॉस करता है तो उसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है 1100 का टारगेट रहेगा एंड 960 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैंने जैसा कहा कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। एसबीआई वैसे चला नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इसने रिजल्ट्स के पहले चलने की कोशिश की थी, लेकिन आने के बाद पुल बैक दिया। सपोर्ट के बाद सब कल सपोर्ट लेके आखिरी के 1 घंटे में इसमें एक अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। और जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। 675 का इमीडिएट टारगेट है और 640 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 2 शेयर हो गए सर आपका एसबीआई। मैं बोलूँगा कि एसबीआई ना बाकायदा आपका कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ। एक बार अगर इंटरडे चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, एसबीआई बाकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो ये खबर हम आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। सोनी आपके ट्रेड? जी डिम्पी जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा वेदांत में। वेदांत मंडे के क्लोजिंग शो में भी मैंने रेकमेंड किया था एंड आपको याद होगा अगर तो 268 स्टॉप लॉस के साथ 290 टू 92 टारगेट दिया था। आज वो एक्सटेंड करना चाहूंगी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। कल उसमें ब्रेकआउट आया है, सो अभी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। सो वेदांता आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी हल्की सी डिप अगर आपको 280 की तरफ भी मिलता है तो आप उस लेवल तक बाय कर सकते हैं। 270 स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रहेगा 300। एक बार 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से 310 315 के लेवल्स तक भी जा सकता है, बट वो एक सेकंड फेज में रहेगा, इसलिए पहले फेज का टारगेट मैंने सिर्फ अभी तक 300 ही दिया है। और जो दूसरा पिक है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में कल आपने बहुत अच्छे से नोटिस करवाया था और मैं एक उसमें इंतजार कर रही थी एक लेवल क्रॉस करने के लिए। सो वो क्रॉस भी किया है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी कल बनाया है, उसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत हाई है और बहुत अग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है कल। सो वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है फॉर एचडीएफसी लाइफ। आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर डिप भी मिलता है तो आप टुवर्ड्स 580 तक बाय कर सकते हैं। 575 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड टारगेट रहेगा 630 पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 650। ओके ठीक है, एचडीएफसी लाइफ, वेदांता, ये 2 शेयर है। एचडीएफसी लाइफ में वैसे मैं आपको जानकारी बता दूं, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि कुछ जीएसटी की दरों में बदलाव किया जा सकता है इंश्योरेंसेस कंपनीज के। एक पैनल ने रिकमेंडेशन दी है, आगे मिनिस्टर मानते हैं नहीं मानते वो एक अलग बात है, बट एक पैनल बनता है जीएसटी पैनल जिसको हम कहते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा है कि इंश्योरेंसेस में थोड़ा नीचे ले। और एक और बात एचडीएफसी में बता दूं, कल खबर ये आई थी कि एचडीएफसी अगर खरीदारी करता है किसी भी बैंक में तो वाया एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के थ्रू करेगा। 6 बैंकों के नाम आए थे, इंडसन तो इकलौता है, उसमें यस का भी नाम था। तो एचडीएफसी लाइफ कल 2 ड्यूअल इफेक्ट चल रहा था, कल शॉर्ट कवरिंग भी हुई है इसमें। ये शेयर आपकी लिस्ट में। और दूसरा वेदांता है। संतोष सर की कॉल्स हैं, इसमें आयनॉक्स इंडिया है, एसबीआई है। इसके अलावा जतिन ने जो बताया आज मैक्स फाइनेंशियल बताया, जेंसर टेक्नोलॉजी बताया, आप अच्छे से नोट कर लें। ये 6 के 6 ट्रेड आपके आज के काफ़ी काम आने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पूजा त्रिपाठी को अपने साथ जोड़ लेते हैं, फटाफट से बता देते हैं कि इस समय नंबर्स क्या कह रहे हैं। पूजा जरा नंबर्स के बारे में बताएं, किसके नतीजे आगे, किसके ठीक, किसके खराब। जी, ब्रिटानिया से पहले शुरुआत कर लेते हैं। ये बड़े नतीजों में से एक था क्योंकि नंबर्स इन लाइन ही रहे हैं जो हम अनुमान करके चल रहे थे, और प्राइस में जो कमी देखने को मिली है उससे कंपनी को इस बार फ़ायदा भी हुआ। आय में करीब 1.5% की ग्रोथ और मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर सपाट ही ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 19.49% से घटकर 19.29% आया, लेकिन हर फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं। अब बात करते हैं कुछ मजबूत नतीजों की, तो यहाँ पर बर्जर पेंट्स के नंबर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। 7% की ग्रोथ है आय में, मुनाफे में करीब 50% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, और वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 6.4% से बढ़कर 9.1% के नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। रेडिको खैतान के नंबर्स भी हर फ्रंट पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में 34% की ग्रोथ, मुनाफा 22% बढ़ा है कंपनी का, और कामकाजी मुनाफा 47% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। अनंतराज के भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आय में 47% की ग्रोथ, मुनाफा 58% बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन भी 19.9% से बढ़कर 23% के आए हैं। और रियल एस्टेट कंपनियों में इस बार हम देख भी रहे हैं कि नतीजे एक के बाद एक अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आखिर में बात करते हैं वी-मार्ट की, यहाँ पर भी नतीजे मजबूत ही हैं। आय में 14% की ग्रोथ, मुनाफा 40% बढ़ा कंपनी का, और
कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये तो बात हुई मजबूत नतीजों की। कमज़ोर नतीजों की बात करें तो नवीन फ्लोरिन नंबर्स कमज़ोर आए हैं। आय में ज़रूर 6% की बढ़त हुई है, लेकिन मार्जिन 23% टूटा कंपनी का, और मुनाफा भी अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 28% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अनुमान से कम। मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा दबाव इस बार नतीजों में देखने को मिला। और आखिर में नायका, यहाँ पर भी नंबर्स कमज़ोर, अनुमान से कमज़ोर नंबर्स आए हैं, इसलिए हम इसको वीक कह रहे हैं। आय में 22% की बढ़त है, अब मुनाफा बढ़ा है, और मार्जिन 5.3% से बढ़कर 5.5% के कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो ये तो नतीजे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बाकी सब मजबूत। ठीक है, लास्ट में जो बताया थोड़े कमज़ोर नंबर्स हैं और बाकी जितने भी नंबर्स बताया अमूमन मजबूत हैं। या अपने स्क्रीन पर जो हम प्लेट लेके आपके अच्छे नतीजे वी मार्ट, एक्शन कंस्ट्रक्शन के, जैगल के जो अनुमान के मुताबिक है, ब्रिटानिया के, एनएलसी इंडिया के थोड़े चले हुए शेयर, एनएलसी इंडिया, नायका, नवीन और सिरमा एसजीएक्स, इसके नंबर्स थोड़े वीक है। प्लेट को आप बदल भी सकते हैं, इसमें हमने और भी कुछ नंबर्स डाले हुए हैं, आप इस सारे के सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे रेडियो खैतान के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन ईआईडी पैरी के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, कमज़ोर हैं। ठीक, तो इस सारे के सारे नंबर्स हमने आपके लिए स्क्रीन पर लेके आए। आप फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक बनता हो आप इसमें कर सकते हैं। ये बाकायदा पूरी प्लेट्स हम सोशल मीडिया टीम को भी बोल रहे हैं वहाँ पर भी डाल दें, ताकि अच्छे से नोट हो पाए ठीक बाज़ार खुलने से पहले कि क्या कमज़ोर है और क्या मजबूत है। आगे बढ़े, जरा हमने नंबर्स तो पता कर लिए, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, और टिपिकली रिपोर्ट्स इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर ही आजकल आती हैं क्योंकि अर्निंग्स चल रही हैं। गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपको जरा रिपोर्ट्स के बारे में भी जानकारी दे देंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, तो बात करते हैं अशोक लेलैंड की, जहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं और ब्रोकरेजेस कहीं पे बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 3Q के मार्जिन्स की बात करें तो 3Q के मार्जिन्स थोड़े अच्छे आए हैं अशोक लेलैंड के लिए। CV के जो नंबर्स है वो भी 2Q के लेवल से ज़्यादा अच्छे हैं, और इसी के चलते हुए अगर नोमुरा की बात करें तो नोमुरा ने मार्केट प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा के 223 का दे रखा है, और मेनटेन जो है वो बाय रेटिंग कर चुका है। उनका मानना यह है कि आगे जाके अपसाइकिल देखने को मिल सकती है ग्रोथ में, जहाँ पे कंपनी को एक कैटलिस्ट एज एक्ट कर सकता है ये जो ग्रोथ के लिए। CLSA का भी वही मानना है, और इसीलिए उन्होंने भी मेंटेन किया है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है वो 238 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि CV इंडस्ट्री जो है वो आगे जाके FY25 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक देखने को मिल सकता है, और इसी के लिए अशोक लेलैंड काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है CV इंडस्ट्री में। अगला अगर हम बात करें तो वो है डिलीवरी, जहाँ पे मैक्वेरी ने टारगेट प्राइस जो है वो अपना बढ़ा के 560 रुपीज़ का किया है, और जो स्टांस है वो भी आउट परफॉर्म का दे रखा है। उनका मानना यह है कि उन्होंने डिलीवरी, अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रोथ स्टेज पे है, और इस ग्रोथ स्टेज में डिलीवरी एक काफ़ी टेक ड्रिवन कंपनी है, और इसी के चलते हुए हमें रेवेन्यू में CAGR जो है 20% का देखने को मिल सकता है अगले 10 सालों तक। और इसी के चलते हुए अगर हम बुल के सिनारियो मैक्वेरी की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका मानना यह है कि 960 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जा सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने स्टॉक प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस 560 रुपीज़ का दे रखा है। अगला अगर हम बात करें तो वो है कैम्स, जहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं, और सिटी का मानना यह है कि इस रिजल्ट्स में मार्केट बायंसी एक थी, जिसकी वजह से 3Q के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, बट सर्विस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो नॉन AUM लिंक्ड उनका जो रेवेन्यूज़ था वो सुधर गया था, बट आगे जाके ये मोमेंटम जो है वो काफ़ी घटने की संभावना है, और इसी के लिए उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2175 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पे जेफरीज़ ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 2700 का किया है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके जो प्री क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं 4Q के क्वार्टर में भी, और इसी के लिए ये एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया पे भी CLSA का ऐसे ही बुलिश स्टांस हमें देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 5932 का दे रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से इस क्वार्टर में फिलहाल तो हमने फ्लैटिश एक ये देखा था, मार्जिन देखे थे और टॉप लाइन भी देखा था, बट आगे जाके डिमांड जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और लास्टली बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस है वो 1300 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि केपेक्स का लेवल जो है आगे जाके वो थोड़ा कम ही रहने वाला है, और इसकी वजह से हमें फ्री कैश फ्लो में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है एयरटेल में, और रेवेन्यू टू एबिटा जो है वो भी आगे जाके सुधारने की आशंका है, और इसी के लिए एयरटेल के ऊपर ये एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है हमें बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी की सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करने के लिए। इस बार का जब अर्निंग्स होती है ना तो रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आती है,
और हमारे रिसर्चर बड़ी मेहनत करके उन सबको छांट के अच्छे से देख के पॉइंटर्स नोट करके आपके सामने लेके आते हैं और ये भी सोशल मीडिया पे हम डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं, शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, जरा खबरों वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं। तो अर्निंग्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, स्टॉक्स इन न्यूज़ एक बार और देख लेते हैं, फिर इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जेंसॉल इंजीनियरिंग फोकस में रहेगा और याद रखिए 900 करोड़ की कैपिटल रेज जो है अप्रूवल आई है प्रेफरेंशियल राउंड के जरिए और एक लिस्ट हमने देखी तो वहाँ पे बड़े फैमिली हाउस नेम्स और HNIs के नाम देखने मिले हैं। SKF की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट रीजिग हुई है। आप देख जो ऑनगोइंग MD थे वो जो है अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंडस्ट्रियल रीजन अमेरिका के। जो करंट भारत के कंपनी के MD है उसके लिए कंपनी फिर से शुरुआत करेगी उनकी पोस्ट भरने के लिए। बाइकॉन में भी देखें तो ANDA अप्रूवल आया है US FDA का, अब ये ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल आया है। और वही बाइकॉन की बात करें तो उनको भी ANDA अप्रूवल आया है US FDA द्वारा। अब ये जो है ऑफ कोर्स आई डिजीज़ के लिए आया है, लुपिन के लिए। तो सबसे पहला ल्यूकेमिया के लिए बाइकॉन था, लुपिन के लिए आँख के डिजीज़ के लिए था, पर दोनों के लिए पॉजिटिव है। मैक्स फाइनेंशियल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। मैं बता दूं कि IRDA अप्रूवल आ गया है कैपिटल इन्फ्यूजन का। लगभग 1600 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक डाल सकते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। अभी लगभग 14% स्टेक है उनका, अब वो बढ़ा के 20% स्टेक कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आपको मैक्स फाइनेंशियल में आ रहा है। और एक और स्टॉक में बता दूं वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज से जो है उनकी राइट्स इशू खुलने वाली है और हमारी चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि राइट्स इशू में जो भागीदारी में HNIs और फंड हाउसेस देखने मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो स्टॉक्स इन न्यूज़ भी आपने नोटिस कर लिया, रिपोर्ट्स भी नोटिस कर लिया, सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब जरा ब्रिटानिया के नंबर्स लेके आइए और हम आपके सामने एक पॉइंट भी रखते हैं। पहले जरा ब्रिटानिया के नंबर बताइए, फिर एक खबर भी आ रही है कि एनमी जो है वो ट्रेडिंग समय बढ़ाने को लेकर मंजूर हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आपको पता ही है कि ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की बातचीत चल रही है। सबसे पहले बातचीत होगी F&O के साथ, उसमें डेरिवेटिव्स को बढ़ाया जाएगा, उसमें भी इंडेक्स को बढ़ाया जाएगा और इंडेक्स में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 ट्रेडेबल होंगे। समय मार्केट का अंदर जो चल रहा है कि हो सकता है 6 बजे तक, बाद में उसको एक्सटेंड करके 9 बजे तक भी ले जाए, तो ये भी हो सकता है। नहीं तो एक टाइम फ्रेम 6 से 9 के बीच का भी रख सकते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, बट वो डेरिवेटिव के साथ पहला होगा, बाद में धीरे धीरे वो इसको बढ़ाएंगे। ये एनमी इस पे ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। देखते हैं आगे चल के इस पे और क्या मिलता है हमको। सीधे तौर पर डिम्पी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये चर्चा हुई ना कि शाम में जो है एक्सटेंशन किया जाए ट्रेडिंग आवर्स को, अभी जो बात निकल के आ रही है ना, शाम को 6 से 9 के बीच में होने की बात हो रही है। और फिलहाल के लिए इंडेक्स कह सकते हैं कि इंडेक्स के फ्यूचर में ही होने की बात है। अगर ये होता है डिम्पी, तो जितनी आपकी समझ है, मैं समझना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से होगा, कुछ आप बता सकते हैं इसको? देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को पैच करने के लिए हो रहा है। और आप जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पर ऑलरेडी SGX निफ्टी का सारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आके सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आके काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे 6 से 9 का टाइम खोल दिया जाता है तो इस 6 से 9 के बीच में आप US मार्केट्स को अपने साथ कैप करेंगे। आपको शेयर की मंजूरी इसलिए स्टार्टिंग में नहीं दी जा सकती क्योंकि सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कितना सिंक हो रहा है, कितना डीरेल हो रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, लोग भी हैबिचुअल हो जाए, वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि ये सिस्टम सबके लिए बढ़ता है, कॉस्टिंग सबके लिए बढ़ती है। तो ये इंटरनेशनल प्लेग्राउंड है, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं। मनीष जी, आप इसी से बेसिक एग्जांपल समझिए कि आप वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के आप वर्ल्ड सबसे बड़े हो, आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर, और आपका जो टाइमिंग है वो भी ओल्ड वाला है। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के साथ मैच करने के लिए ये एक तैयारी हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पहले इंडेक्स से इसलिए होगा क्योंकि उसमें काम करना, उसको मैनेज करना आसान है, उसमें सर्किट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और आप सीधा इंडाइसिस का जैसे थोड़ा सिंक आउट होगा। मेरे को लगता है कि जब ये F&O वाला पूरा पॉइंट यानी कि 199 शेयर करीब चलते रहते हैं ऑन एन एवरेज, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर कैश भी हो सकता है,
हालांकि कैश की मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, तो समझना चाहता हूं 150-200 मैं। शेयर भी आ सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर हो की सकता बात है करें, जैसे वहां पे एडीआर रहते हैं, इस तरह के कुछ एक बड़े शेयर्स पे भी आपको मंजूरी मिल जाए। मनीष, डिम्पी, अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाए थोड़ा और मतलब अपने दर्शकों को सामान्य तौर पे इसको समझाने के हिसाब से, तो ये बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आपको लगता है इस सब में होगा या सिर्फ शुरुआत में ये निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही शुरू पहले हो करेंगे? सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी से करें मनीष जी, पहले हो सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, धीरे धीरे करके और फिन निफ्टी को भी ले आएंगे। आपको मालूम है कि फिन निफ्टी का भी वॉल्यूम बहुत बढ़ गया और उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी मंगलवार को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी बृहस्पतिवार को होती है। तो ये 3 अलग अलग इंडाइसिस हैं जिसमें वॉल्यूम है, और मैं मानता हूं कि एनमी या फिर एक्सचेंजेस पहले हाई वॉल्यूम वाले ही इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करवाएंगे। वो कोई भी इंडाइसिस को ऐसे नहीं रखेंगे जिसमें अभी टेस्टिंग हो रही हो। और एक और पॉइंट, अभी तो सिर्फ ये ट्रेडिंग का समय दिया जा रहा है, धीरे धीरे करके एल्गो के नोटिफिकेशंस भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। वो भी सेबी उस पर भी कामकाज कर रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से रेगुलराइजेशन किया जाए, क्योंकि दूसरे देशों में एल्गो का काम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगले 5 साल में बाजार आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बदलता हुआ दिखेगा, और वो हुआ भी है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडिंग करना आसान हो गया है। ऐप आ गया है, 2 मिनट के अंदर खाता खुल जाता है। पहले 50 साइन करते थे, आजकल वो साइन सिर्फ 4 से 5 में लिपट के रह गए हैं। तो ये सब कुछ सिंक करने की बात है और एक ग्लोबली सिंक होने की बात है। भारत एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरेगा ग्लोबल मार्केट्स में, बट पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही काम होगा। तो पे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही काम। पिछले दिनों जब जो है ना हम बात तो हो रही थी एक्सचेंज के अथॉरिटी के साथ, उन्होंने ये कहा था कि ये मामला ब्रोकर्स फर्म के पास है, वो अपना चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से वो मंजूरी दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिम्पी, ये उस स्टेज में हम बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कि आने वाले दिनों में अगर आज नहीं तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये हो सकता है कि हम कैश में भी बढ़ता हुआ दिखे ट्रेडिंग आवर। नहीं, ये आप इसी साल देखें मनीष जी, इसमें 1-1.5 साल का नहीं, मैं आपको यही रोक देता हूँ, इसमें कोई 1-1.5 साल का कंसेप्ट ही नहीं है। ये आज इसी साल ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ फॉरम पे आके फंसा हुआ था। एक्सचेंजेस तो तैयार हैं, बैंक्स आपके ऑलरेडी 8 बजे तक वर्किंग पे है इस समय, या उससे भी आगे आपका तो अब इंटरनेट बैंकिंग है। तो कुल मिला के सिर्फ एक्सचेंजेस तक का ये फॉरम तक के मामले फंसा होता। फॉरम बार बार ये कह रहा था कि नहीं देखते, हमारी कॉस्टिंग है, हमारे को अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। तो उनकी तरफ से अगर अप्रूवल आ रहा है तो ऑलमोस्ट रास्ता तैयार है। और एक और चीज़ है, ये आप मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जब से मिस्टर चौहान आए हैं एनएससी में तब से स्पीड से बढ़ा है काम, लेकिन ये बात मैं थोड़ा बोल भी सकता हूँ कि आशीष चौहान के आने जी के बाद थोड़ा सा काम तेजी से बढ़ा है, और इसमें आपने देखा है गति भी पकड़ी है। ये पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही है, बट 2-3 महीने करके मामला टाला जा रहा था। अब फॉरम की बातें आ गई हैं सामने, समन्वय बन रहा है, सहमति बन रही है, तो ये मामला जल्दी औपचारिक रूप से भी हो जाएगा और इसी साल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी साल होने की संभावना। और इसी खबर पर डिम्पी बात करें तो फटाफट अंकुर से हमारे रिपोर्टर वो जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये पूरी खबर क्या एक बार फिर से आप समझाइए। जी, जो पूरा मामला था वो इस चीज पे टिका हुआ था कि ब्रोकर्स किस तरीके से ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंशन को देखते हैं। आपको याद होगा कि आखिरी बार जब सेबी चेयरपर्सन का बयान आया था, उन्होंने बोला था कि हम तो तैयार हैं ट्रेड आवर्स एक्सटेंशन के लिए, लेकिन कुछ ब्रोकर्स को और खासकर छोटे ब्रोकर्स को कॉस्ट एनालिसिस को लेके चिंता थी। तो वहां पर आम सहमति बनाने के लिए लगातार बातचीत हो रही थी, और अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनमी ने कम से कम एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उनके बोर्ड की एक बैठक हुई थी और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो एनएसई का प्रपोजल था और जो पहले फेज में 6 बजे से 9 बजे तक एफएनओ में जो ट्रेड आवर्स एक्सटेंशन करने का, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये जो ब्रोकर्स फोरम है, टोटल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को ये पूरा प्रपोजल देना है, जिसमें एनमी है, सीपीएआई है और बीबीएफ यानी कि बीएससी वाली ब्रोकर्स फोरम भी है। तो ये समन्वय है वो सभी तरफ से आना चाहिए, तो उस पर बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन एक बड़ी पहल जरूर हुई है क्योंकि एनमी ने इसको, जो कि बड़ी ब्रोकर। ठीक है अंकुर, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मिस्टर कमलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनमी जिसके फोरम ने ये बात सहमति बताई है। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, मामला कहाँ पे रुका हुआ था और बोर्ड ने क्यों इसको पास कर दिया, एक बार जरा पूरी जानकारी देंगे आप? देखिए, द मैटर वाज डिस्कस्ड एट वेरियस फोरम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम से ये डिस्कस हो रहा था और हम चाहते थे कि इंडेक्स डेरिवेटिव में हम इसकी अप्रूवल दें, ताकि जो हमारा इन्वेस्टर बेस है बड़ा, उनको एक हेज करने का मौका मिले।
क्योंकि इंडियन मार्केट जिसका कि इंडियन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, इनका करीब 55% ओपन इंटरेस्ट होता है निफ्टी और मार्केट में। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है 3.5 के बाद में हेज करने के लिए। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा वॉलेटिलिटी आती है तो उनके लिए हेज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था और कोई मार्केट अवेलेबल नहीं थी, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज कर पाए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो भी इन्वेस्टर है, रेसिडेंट इन्वेस्टर, उनको काफी फायदा पहुंचेगा और दे विल बी एबल टू हेज देयर पोजीशन इन द मार्केट आफ्टर 3:30 ऑल्सो। इनिशियली हम ये चाहते हैं कि 6 से 9 का एक अलग सेशन हो जिसमें कि इंडेक्स प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाए और उससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी और एक पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा और हेज का भी उनको मौका मिलेगा। देखिए, गिफ्ट सिटी में 22 घंटे काम हो रहा है। कमोडिटी मार्केट भी रात को 12 बजे तक काम करती है। खाली इक्विटी मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसमें हम 3:30 बजे के बाद में काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, अब टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और ऑपरेशनल इश्यूज जो भी है वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज और सारे MIA के साथ में। तो हमें ये लगता है कि अभी राइट टाइम है कि हम एटलीस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। हम हमारा एक्सपीरियंस देखें कि कैसे मार्केट चलता है। ये मैं और पॉइंट कैसे टेकन है कमलेश सर। एक छोटा सा बात बताइए, अभी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही शुरू कर रहे हैं ना सर, और तो कुछ नहीं ना? सारे निफ्टी और बैंक इंडेक्स निफ्टी प्रोडक्ट, अगर 6 से 9 प्रपोजल आता है तो हाँ, इंडेक्स प्रोडक्ट सारे, कोई भी फिन निफ्टी को इंक्लूड, जो इंडाइसेस जितने भी इंडेक्स के प्रोडक्ट है जो ट्रेडेबल है, IT इंडेक्स, फिन निफ्टी, सब सारे इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, राइट सर। बोल रहा हूँ Thank you. आप कमलेश जी, मनीष बोल रहा हूँ, आपके पास तो लंबा अनुभव रहा है BNB में काम करने का। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि चलिए अभी FNO के साथ हमने शुरुआत की है, इंडेक्स के साथ, आने वाले दिनों में ये शेयरों में भी जाता हुआ दिखेगा क्या? हाँ, यही मैं बताना चाहता था कि एक दफे हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आगे हम इसको आगे क्या क्या करना है इसके बारे में हम सोच सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्किंग क्लास इन्वेस्टर्स भी है जो कि मार्केट अवर्स में अपने जॉब या दूसरे बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो उनको ये मौका मिलेगा इवनिंग सेशन में मार्केट में पार्टिसिपेशन करने का। और जैसे मैंने पहले बताया कि हेज करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है उसको हम हेज नहीं कर पाते हैं, तो ये और एक मौका मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का बेस भी बढ़ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ न्यू एज इन्वेस्टर्स विच इज कमिंग टू द मार्केट, और उन सबको अच्छा मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें इंडेक्स प्रोडक्ट से और बाद में देखेंगे कि कैसे ये स्पान आउट होता है और ऑपरेशनल इश्यूज को हम प्रॉपर्ली टैकल करने के बाद में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा बस। कमलेश जी, आखिरी सवाल होगा, केवल 30 सेकंड में जवाब चाहिए आपसे, समय की थोड़ी कमी है। ये कब से शुरू होने की उम्मीद है, अगर होती है तो? ये सेबी हैज टू अप्रूव इट। तो ये जो डिसीजन है तीनों एसोसिएशन का वो सेबी पे जाएगा, बाद में सेबी कंसिडर करेगी और रीजनेबल टाइम फ्रेम मिलेगा जिससे कि सारे ब्रोकर उसके लिए प्रिपेयर हो सके, अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर सके और उसको रोल आउट करने में कुछ टाइम लगेगा, बट उसके लिए पहले सेबी की अप्रूवल जरूरी है। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 6 से 9 होगा, सभी डेरिवेटिव इंडाइसिस के साथ होगा, और दूसरा ये इसी साल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तीनों पार्टी बैठ जाएंगे आपस में, फिर डिसाइड हो जाएगा, तो समय की अवधि भी आपको बताती जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। पसीन साहब जुड़ रहे हैं। संजीव सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर रहा हूं सर। आज आप कौन से शेयर्स दे रहे हैं और कोई नोटिस करवाने शेयर्स कल वाले तो सर वो भी करवा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, मनीष जी को। और मैं कहूंगा ये जो फैसला है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आप तो सारी रात बाजार खुला रखोगे, आपको एक्चुअली लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है।
दूसरा आपके पास सिस्टम गेट अप नहीं है, और तीसरा जस्ट बिकॉज एक भाव है कि यूएस मार्केट्स रात को खुलती हैं तो आप टाइम डिफरेंशियल कर लीजिए. हाउ कैन यू बी सो हैव सो मच ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ. आपको ठीक करना है तो आप इंडेक्सेस ठीक करिए कि बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज 38% है और बैंक निफ्टी घटता है तो एचडीएफसी बैंक घटता है तो बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट घटता है. फंडामेंटल चेंजेस करिए. ये जो दिखाने के लिए 12 घंटे या 4 घंटे बढ़ाना है, ये सबको असूलियत देगा, ये सबको मुसीबत देगा. इट इज नॉट वर्थ इट. सेकेंडली, there will be illiquidity which will dampen the market and add to more volatility. And thirdly, जो बेचारे बाहर बैठे वाले हैं वो 6 से 9 घर का काम करने की बजाय इसी चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाएंगे. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलने दीजिए, आपको इसमें फेरबदल की जरूरत नहीं. हाँ, आपको बता दूं, कल आपको विप्रो दिया था, अशोक लीलैंड दिया था, दोनों अपने टारगेट हिट हो गए. दे वर द टॉप परफॉर्मर्स. इंडिया बुल रियल एस्टेट 98-99 वाला 116 हो गया. आपको 125 का था, 4 दिन में 116, 17% का रिटर्न आया है. अभी भी 125 मिनिमम टारगेट है, 150 पे जाएगा. अपना स्टॉप प्रॉफिट रखिए 110 पे. जय श्री कृष्ण, केम छो? बस बाय ब्रिटानिया 5000 रुपए पे लीजिए. स्टॉप लॉस 4910, टारगेट 5250. ब्रिटानिया के नंबर बहुत अच्छे थे. हेलो चौकस पार्थिव, आप पहले एक बार के लिए अपना म्यूट कर दीजिए अपना माइक. आपकी माइक की आवाज़ आ रही है. अभी संजीव सर बता रहा है, एक से एक बेहतरीन शेयर बता रहे हैं. फिर आपके पास पार्थिव आते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके स्टॉक्स कौन सा. संजीव सर बताइए, ब्रिटानिया पहला शेयर 5000 पे लीजिए. ये जो क्वार्टर था सीजनली वीक होता है. ब्रिटानिया के नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड. इस समय एफएमसीजी में मुझे ब्रिटानिया और टॉप पिक मेरा नेस्ले. आज नेस्ले के नंबर्स विल बीट ऑल रिकॉर्ड्स. It will be the highest number ever with highest margin and EBITDA will be the best ever. तो आज ब्रिटानिया लीजिए. नेस्ले पे पहले मैं बुलिश दे चुका हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव स्टांस रखिए. दूसरा पिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड. आई थिंक इंश्योरेंस हैज मेड अ कमबैक और लोम्बार्ड इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. 1575 में लीजिए. 1515 का स्टॉप लॉस, 1740 का स्टॉप लॉस टारगेट. और तीसरा मेरा फेवरेट SW सोलर. 10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस वो 590 पे आ गया है. 575 580 में लीजिए. 550 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट. ये 300 रुपए से आपको दे रखा है और ये 750 रुपए का अभी मीडियम टर्म टारगेट है. एंड देन वी विल रिव्यू इट आफ्टर अर्निंग्स. मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है एग्रोकेमिकल स्ट्रोक आपके स्पेशलिटी केमिकल में वीकनेस है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड. तो यहाँ पे एक सिप कीजिए इन SRF, इन आरती, इन UPL एंड इन टाटा केमिकल. ये आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. ये शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगले 3 महीने में इनकी चाल बदल जाएगी. थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे सौदे बताने के लिए. और आज आपने ट्रेड हमको बता दी, बहुत अच्छा लगा. और आपने टेक भी दे दिया, ये भी अच्छा लगा सर. मैं भी आपके साथ ही सहमत हूँ सर. मैं भी थोड़ा दबे स्वर से बोल सकता, आपके जैसा इतना ब्रेव तो नहीं हूँ, बट ये मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि भाई टाइम मत बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान रखो सबका, थोड़ा ध्यान रखो. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने समय अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर क्या हुआ इसका. और साथ में मेरे को 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. पहले बाजार खुलता था 12 से 2:30, उसके बाद चलो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ये सारी रात थोड़ी. आप यू सी एवरीवन्स वर्क लाइफ बैलेंस गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि सबके पास स्टेक होता है, क्लाइंट्स का, अपना पोर्टफोलियोज का, और उसको इलिक्विडिटी से स्टार्ट करके आप उसमें और फेर बदल करने से कोई तुक नहीं होना. बिकॉज इन दी एंड द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. आज आप अपने आप ही देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम्स है. आपको और बता दूं, मैं जब हांगकांग में था, वहां दो ब्रेक होते थे लंच के लिए. चाइनीज कहते थे वी वर्क टू ईट, नॉट ईट टू वर्क. आप तो 5 मिनट का आज भी ब्रेक नहीं देते कि मनीष से खाना खाने जाना है तो भी उसे सोचना है कि 3:30 बजे. अगर वो 4 बजे खाना खाएगा तो उसकी हिस्से तो खराब हुई. तो आप पहले अपने आप को तो सुधारो कि आधा घंटे का ब्रेक तो दो लंच के लिए. कौन सा शेयर बाजार भागे जा रहा है? आधे घंटे में कौन सा कोई रुक जाएगा? जी सर, बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच आपके इस गंभीर और बेहतरीन टेक के लिए सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया.
आगे बढ़े जरा जरा स्पीड से हम शेयर्स ले लेते हैं। आज हमसे शेयर्स मिस हो गए और हमारे मेहमान वेट भी कर रहे हैं। ब्रिटानिया के साथ शुरुआत करते हैं। पार्थिव शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत। पहले आते हैं जरा संतोष सर पे। संतोष सर जरा ब्रिटानिया देख के बताइए क्या करना चाहिए। ब्रिटानिया की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है टेक्निकली। ये अगर 4960 के नीचे फिसलता है तो फिर शायद ये अपने 100 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, जो करीबन 4835 के आसपास है। तो अभी स्ट्रक्चर वीक है। अगर ये स्टॉक किसी भी वजह से 5125 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जो कल का हाई भी और 20 मूविंग एवरेज भी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। बट फॉर टाइमिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, वीकनेस नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इस पे थोड़ा वीकनेस सी नज़र आ रही है। एक और शेयर है एसकेएफ इंडिया, नए एमडी आए हैं मनीष भटनागर। एक कंपनी काफ़ी बेहतर है और कुछ और भी चेंजेस हुए हैं इनके डिविजन्स के अंदर। जरा एसकेएफ इंडिया दिखाइए तो। यस, एसकेएफ इंडिया। सोनी जरा चेक करके बताना इसमें क्या करना चाहिए, खबर भी दिखाते रहो। जी डिम्पी जी, कल के चार्ट्स के अनुसार यहाँ पे एसकेएफ इंडिया में नजर आ रहा है कि एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे ख्याल से 4730 4750 के रेंज तक बाउंस कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 4550 का है, जो कि कल का ओपनिंग लो दोनों है। सो उसी स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 4730 का एक टारगेट है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अच्छा रिवर्सल, अच्छा ब्रेकआउट आएगा और उसके ऊपर 4900 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सो डेफिनेटली होल्ड कीजिए 4550 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक और शेयर है जरा ल्यूपिन, इस पे जरा चेक करवा लेते हैं। जतिन एक बार चेक करना। यूएसएफडी से आंखों की दवा की एक अप्रूवल आई है, ENDA की अप्रूवल है। ल्यूपिन, जरा ल्यूपिन चेक करिए जतिन। देखिए, लूपिन का अगर जो मैं डेली चार्ट एनालाइज करूँ तो ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। मेरे को लगता है कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक एक शार्प रन अप हुआ था और कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। मेरे को लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगा। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में इनिशियली 1600 पे आई थिंक 1600 की स्ट्राइक पे थोड़े कॉल राइटिंग हुआ है, तो वो एक इनिशियल हर्डल हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरऑल सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। 1600 1650 की तरफ ये स्टॉक इजीली जा सकता है। इसमें मैं एक स्टॉप लॉस 1540 का लगाने की सलाह दूंगा और लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, पार्थिव शाह इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्थिव, बर्जर पेंट्स के नंबर आए, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू 7%, नंबर्स लेके आइए जरा स्क्रीन पर। पैट करीब 50%, मार्जिन्स करीब 3.5% के आसपास बढ़े हैं। अच्छे नंबर्स हैं। बर्जर पेंट को तो चलना चाहिए, कल कोई सिग्नल नहीं दे रहा था, आज गैप कर सकता है सर। गुड मॉर्निंग। सी आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छी बात ये नंबर्स में ये है कि जो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है उसमें बर्जर पेंट्स ने मार्केट शेयर बढ़ाया है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिवली सरप्राइजिंग। रीजन बीइंग कि हमने देखा है कि एशियन पेंट्स की भी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आ रही है, ग्रासिम भी उसकी कैपेसिटी रैंप अप कर रहा है, जेएसडब्ल्यू पेंट भी ये डेकोरेटिव सेगमेंट को टारगेट करते हुए रैंप अप कर रहा है। अन्य जो जापानीज कॉम्पिटिटर्स है वो भी ये सेगमेंट में उनका फोरे बढ़ा रहे हैं बिकॉज उनका पहले इंडस्ट्रियल पेंट्स में ज्यादा शेयर था। तो ओवरऑल आई थिंक बर्जर पेंट्स की स्ट्रैटेजी देखे तो इट सीम्स टू बी वर्किंग। और उन्होंने जो 700 करोड़ का यूपी में जो कैपेक्स किया है उसका भी अभी जो आगे जाते हैं जैसे ही उसका जेस्टेशन पीरियड खत्म होता है हम देखेंगे नंबर्स में दैट विल हेल्प। और उसकी जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स, इन टर्म्स ऑफ द पेंट्स, तो हम देखेंगे कि ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग स्टॉक है। रिलेटिव बेसिस पे अगर देखने चाहे तो बहुत सालों से इसने टाइम करेक्शन दिया है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते दिखेगा सेकेंड हाफ में वी आर मोर अपबीट ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी स्पेशली कमिंग फ्रॉम द रूरल। तो उस लिहाज से बर्जर पेंट आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक बनता है। पेंट पे आपको एक खबर भी आ गई और साथ ही साथ नंबर्स के साथ में आपको पार्थिव ने अपना एक टेक भी दे दिया। तो ये एक शेयर था जिस पे मेरे को आज ध्यान रखना था। मेरे पास कुछ एक और शेयर्स भी हैं, जरा मैं उसके बारे में पता कर लेता हूँ। अर्निंग के पॉइंट से पता करता हूँ। रेडिको खैतान, एक बार सोनी आप चेक करेंगे। रेडिको खैतान नंबर्स तो बहुत ही शानदार है, हर फ्रंट पर बड़ा है। आज कैसे करें ट्रेड इसमें रेडिको खैतान? जीडीपी जी, यहाँ पे रेडिको खैतान में सपोर्ट है 1700 के आसपास। आप देख सकते हैं 1700 1690 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। सो आज अगर होल्ड करता है 1690 यहाँ से बाउंस कर सकता है। 1800 का उसका एक रेजिस्टेंस है, 1800 के ऊपर उसका अच्छा ब्रेकआउट आएगा, अगेन वो 1900 के लेवल तक जा सकता है। सो 1690 इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट, उसको वॉच कीजिए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप उस लेवल स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं।
1800 उसका पहला एक रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद 1900 का अल्टीमेट टारगेट। अशोक लीलैंड पे नमूरा की रिपोर्ट है, जरा दोनों स्क्रीन पर जरा लेके आइए, दिखाइएगा। और मैं जरा पार्थिव से पता कर लेता हूँ। पार्थिव, इसके नंबर्स आने के बाद कल हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की, आज हम दर्शकों के सामने भी रखेंगे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रोथ वगैरह ठीक है, बस प्रॉब्लम थोड़ी सी एक ये है कि हमको अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम थी। तो आज दोनों की रिपोर्ट दिखाइए। CLSA कह रहा है कि 238 तक जाएगा, नमूरा भी कह रहा है कि 223 तक तो पक्का ही जाएगा। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? 200 के ऊपर के टारगेट रख के बाय करके बैठ जाएं अशोक लीलैंड को? इसका पीयर तो बहुत अच्छा चला है, टाटा मोटर्स। यस एब्सोल्युटली। और अशोक लेलैंड में अगर देखने जाए तो नंबर्स आई थिंक बहुत ही बेहतरीन थे। मार्जिन्स आई थिंक जिस तरह के आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है कि आगे जाते थोड़े मार्जिन्स में हेडविन हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक डिस्पाइट जो एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो उन्होंने लिया है, प्लेटफॉर्म चेंजेस जो उन्होंने लिए, दैट इज डेफिनेटली बीन वर्किंग। और सीवी इंडस्ट्री के ट्रेंड है जो रिलेटिवली काफी स्टेबल है, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ वन इज एक्सपेक्टिंग के 5 to 6% का कैगर हो सकता है FY25 टू लेके FY27 तक। तो मुझे लगता है उस लिहाज से, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिहाज से आई थिंक अशोक लेलैंड इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रांग है, और डिस्पाइट टाटा ग्रुप ने भी काफी सीवी सेगमेंट पे लाइट कमर्शियल व्हीकल और मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल दोनों सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं। अशोक लेलैंड ने उनका मार्केट शेयर इतना कुछ घुमाया नहीं है, रादर दे हैव बीन हैविंग अ वेरी स्टेबल मार्केट शेयर। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि 200-210 का टारगेट तो इजीली अचीवेबल लग रहा है आने वाले एक साल के अंदर। ये रहा आते हुए सेहत तौर पर अशोक लेलैंड पर। फटाफट दो स्टॉक्स और देखिए आज के ट्रेड में। रेट को खैताना हो सकता है, थोड़ी मजबूती देखने को मिले, नंबर्स काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। रेडिको पे क्या रहा होगी सोनी? इंडिको आई थिंक एक 2 दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा एक दिखाया था लेवल, और काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्ड पोजीशंस भी मिलने को देखे थे। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिको पे अगर हम देखेंगे तो एक बार 30 to 50 के रेंज तक अगर जा सकता है तो क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर ही आपको एक बाइंग मिलेगा। एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा इस कंसोलिडेट कर सकता है। 30 to 50 के ऊपर ही आप इसको एक फ्रेश रैली के लिए देख सकते हैं, अगेन टुवर्ड्स 3340 3350 लेवल्स। एक स्टॉक देखिए संतोष, आज के ट्रेड हो सकता है यहाँ थोड़ी सी मजबूती देखने को मिले, खासतौर पे ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। कि हमने वैसे भी देखा कि तमाम रियल्टी स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला है। क्या रहा कि ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे आपकी? ये मेरा मुझसे क्वेश्चन है जी संतोष। ओके। यस, इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कंटिन्यूअसली हायर लोज बना रहा है और स्लो चला है दूसरे रियल स्टॉक के कंपैरिजन में, लेकिन तेजी लगातार जारी है इस स्टॉक में। 1000 पे इसको 20 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है मुझे लगता है और तेजी बनेगी। ऊपर में शायद हमको 1140-1200 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। आते हुए ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे सोनी, वी-मार्ट के नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, पैट हो, एबिटा हो, सब में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है, जंप देखने को मिला। मुनाफे की बात की तो करीब वहाँ करीब 40% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। वी-मार्ट को लेकर क्या राय है आपकी? यहाँ से और कितना मजबूत हो सकता है? आज भी हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में करीब 6.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। जी मनीष जी, यहाँ पे कल का जो एक क्लोजिंग दिया है वो डोजी फॉर्मेशन दिया है, 2200 को ऑलमोस्ट एक हाई मारा है। सो आज अगर 2200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे आपको एक फ्रेश रैली नजर आ सकती है। 2260 2280 के लेवल तक भी टेस्ट कर सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको वेट एंड वॉच कीजिए। 2200 के ऊपर क्लोज मतलब ओपन होना चाहिए, एंड उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करता है मोमेंटम तो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 2150 पे। तो ये राय आते हुए सेहत तौर पे वी-मार्ट पे। अब चूँकि 9 बज गए हैं और हमारे साथ जो है न कहीं हमेशा की तरह शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, 9 के नवरत्न क्या है खास आज के लिए? जी बिल्कुल, आज अर्निंग स्पेसिफिक तो रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नवरत्न हमने पहले चूज़ किए थे, अच्छे रिटर्न्स आए हमारे दर्शकों के लिए, तो उनको भी बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले ब्रिटानिया, तीसरे तिमाही के नतीजे लार्जली इनलाइन आए, हालांकि मार्केट शेयर गेंस देखने मिले हैं कुछ सेगमेंट्स में, और यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने प्राइस करेक्शंस ली है, यानी कि अपनी दाम जो है घटाई है। बर्जर पेंट्स, तीसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है, और ऑफ कोर्स जो क्रूड प्राइसेस में गिरावट आई थी तो उसके एक लैग इफेक्ट के कारण जो है आप देख सकते हैं कि पेंट स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई है, वॉल्यूम ग्रोथ में 9% का उछाल।
अनंतराज, ये कंपनी हमने पहले भी ET Now स्वदेश में डिस्कस की है। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट का तो प्ले है ही, लेकिन अब ये डेटा सेंटर में भी जा रहे हो। तीसरे तिमाही के नतीजे शानदार आए, आय में लगभग 50% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। चौथा स्टॉक रैडिको कहतान, तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। स्पेशली जो प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट होती है वहाँ पे देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 20% पे आई है और टोटल नेट डेट सीक्वेंशियली देखा जाए तो 15% गिरा है। और याद रखिए स्टॉक में एक अच्छी वॉल्यूम मोमेंटम भी देखने मिल सकती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी आपके रडार में होना चाहिए। आज राइट्स इशू खुलने वाला है, 150 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25% डिस्काउंट पे, और ये लगभग 3700 करोड़ जुटाएंगे। हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि HNI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छी है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो IRDAI की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे एक्सिस बैंक 1600 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट जो है ट्रांसफ़र करेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। अब ऑलरेडी एक्सिस बैंक 14% होल्ड कर रहे हैं, तो अब ये अप्रूवल के बाद वो अपनी स्टेक को बढ़ा के 20% कर सकते हैं। पेटीएम में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे जो है सूत्र से पता चल रहा है ET Now स्वदेश को कि जो उनके CEO हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी रेगुलेटरी कंसर्न्स चल रही है, तो एक डेवलपिंग स्टोरी है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है स्टॉक में जो है एक उछाल भी देखने मिला था, लगभग 4 से लेकर 5% का। तो ज़रूर स्टॉक को देखिएगा कि क्या रिएक्शन आता है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज, अगर उस पर फोकस करें तो डिलीवरी रहेगा फोकस में। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, लेकिन लक्ष्य उसको बढ़ा दिया गया है, 520 से बढ़ा के 560 रुपीज़ कर दिया गया है। अब याद रखिए डिलीवरी के नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, और वो एक्सपेक्ट करें कि जो ब्रेक इवन है वो वित्त साल 2025 में देखने मिल सकता है। हमने ये 8 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन जो हमारा 9th स्टॉक है, जो खबर का स्टॉक है, उसको फोकस में लाते हैं। लेकिन उसके पहले जो है मैं बता दूं कि हमने जो है रिसेंटली कॉल्स दिए थे डिलीवरी में और नाल्को में, और उनके में जो है हमने रिसेंटली स्टॉक्स में भी थोड़ी तेज़ी देखने मिली है। तो इन स्टॉक्स को आप हमेशा नोट करके रखिए जो हम खबर में आपको बताते हैं। लेकिन आज के लिए भी मैं बता दूं एक स्टॉक है आपके लिए, वो है VRL लॉजिस्टिक्स। इलेक्शंस के बाद एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अपनी प्राइस की जो है हाइक कर सकते हैं अक्रॉस प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। पिछले 9 से लेकर 10 महीने तक इन्होंने अपनी दाम नहीं बढ़ाई, क्योंकि स्टेबल डीजल प्राइसेस देखने मिली थी। हाँ, तीसरे तिमाही के नतीजे की अगर बात करें तो ओवरऑल वॉल्यूम्स और टनेजेस थोड़ी सबड्यूड आए हैं, लेकिन वित्त साल 2025 में एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग 15% का ग्रोथ होगा। तो प्राइस हाइक जो है इलेक्शंस के बाद देखने मिल सकती हैं। ये VRL लॉजिस्टिक्स का खबर है। सीधे तौर पे ये 9 के 9 ऐसे शेयर जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, और इन तमाम शेयर में जो है ना सीधे तौर पे मार्केट खुलने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब हमारे साथ कुछ बोरा जुड़ चुके हैं। कुछ गुड मॉर्निंग। कल तो आपके कई सारे स्टॉक्स जो है ना ताबड़तोड़ टारगेट हिट हो रहे थे, एक उसका एक अपडेट बता दिए कौन कौन से आपके शेयर्स टारगेट हिट हुए, और आज के लिए कौन से आपके ट्रेडिंग पिक्स है? जी हाँ मनीष, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, कल देखिए हमने डिस्कस किया था KPIT, तो KPIT पे तो हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों ही हिट हुआ था। आई होप कि जो आपके व्यूअर्स रहे हों उन्होंने बिल्कुल इसमें मुनाफा वसूली की हो। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडलाइन हो जाए, आज फिर से नए स्टॉक डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा गोदावरी पावर, जहाँ पे हमने 780 का हाई बनते हुए देखा, तो 775 का टारगेट 1 अचीव हुआ है, 795 का टारगेट 2 अब भी इन प्ले है। तो जिन्होंने पोजीशन ली हो अभी भी इसमें 795 के दूसरे टारगेट के लिए बने रहे। जिस तरह से ओपनिंग दिखा रहा है, हो सकता है कि उसके करीब गैप अप ओपनिंग मिले, तो बिल्कुल 795 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रहे। अब आज के जो 2 पिक्स हैं वो है किर्लोस्कर ऑयल, और जो दूसरा है वो है कॉनकॉर। अब देखिए किर्लोस्कर ऑयल हमने काफी बार आप ही के चैनल पे डिस्कस किया है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे हैं इसके ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ 2 इयर्स, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। कल एक छोटे से कंसोलिडेशन फेज के बाद स्टॉक में बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड जो है ये 750 775 तक की नियर टर्म में देखने मिल सकती है। 715 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। जो मेरा दूसरा पिक है वो है कॉनकॉर। बहुत शार्प सर्ज देखा था हमने पिछले कुछ सेशंस में, और लास्ट 1-2 सेशन में कंसोलिडेशन फेज में गया है, बट मेरे हिसाब से ये अच्छा समय है बाय करने के लिए, जब स्टॉक एक पॉजिटिव बाइस के साथ कंसोलिडेट हो रहा है और ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो 955 975 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें, 920 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। तो कॉनकॉर एक शेयर जिसमें खरीदारी करने के साथ मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका किर्लोस्कर ऑयल भी मजबूत लग रहा है, उसको उनको लगता है कि 750 तक का लक्ष्य, 775 का 2 लक्ष्य उन्होंने दिया, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। लेवल फ्रीज हो चुके हैं डिम्पी, अब मैं समझना चाहता हूँ कि क्या करें।
22,000 के ऊपर खुल रहे हैं। और जो आपने दिया था ना टारगेट 22,100, 22,200, निफ्टी में क्या करे डिम्पी? देखिए 22,000 के ऊपर खोल रहे हैं, 22,100, 100, 100 तक की वेट कर लो। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको प्रॉफिट बुक करना, आप कर लो। 22,200 का एक रेजिस्टेंस भी है, तो आपके हाथ में तो है ना बढ़िया 118 पॉइंट आपको गैप मिल रहा है कल का लिया हुआ, और कल भी आपने अच्छा गेन कमाया 150 पॉइंट का। तो 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट करीब करीब पौने 300 पॉइंट आपके अकाउंट में आ गए। बिल्कुल। तो पौने 300 पॉइंट कम नहीं होते, तो 22,200 के ऊपर अभी पार करना थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। आपकी मर्जी है, 22,100 पे आप आना चाहें तो एक बार बुक करके बाहर निकल जाना। क्या स्टॉप लॉस लगा लिया? स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लाके होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 22,000 लगाओगे तो कट जाएगा, तो फिर लगाना ही क्यों जब कट जाएगा तो आप एक काम करो ना, आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। अगर आपने मन में ठान लिया, देखो मन को पक्का करना पड़ेगा, लालच बुरी बला, ऐसा ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपने मन पक्का कर लिया कि मेरे को निकलना है तो फिर निकल जाओ, फिर 50 पॉइंट छोड़ो, 100 पॉइंट छोड़ो, इससे ज़्यादा फिर क्या होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूँ सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस में, तो फिर 22,000 का लगाना, क्योंकि आया हुआ पैसा वापस ना चला जाए, इसलिए 22,000 का स्टॉप लॉस लगाने में समझदारी है। अब बैंक निफ्टी पे क्या करेगा? बैंक निफ्टी का लेवल देखिए, वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। और आज तो कई सारे पिक्स भी बैंक निफ्टी 250 अंकों की तेजी, 46,000 के ऊपर नहीं खुल रहा है, उसके आसपास कोशिश कर रहा है खुलने की, क्या करे? 46,000 के ऊपर खोलेगा तो मनीष जी थोड़ा शॉर्ट्स के ट्रैप होंगे, लेकिन पहले 5 से 10 मिनट रुक जाना चाहिए। 46,000 पक जाएगा तो आप देखेंगे आज ही आज में 46,200 भी हो जाएगा ये। और मैं संतोष सर के साथ भी एग्री करता हूँ, उन्होंने भी यही बात आज बोली है, और मेरा भी मानना है कि 46,200 तक तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन उसके बाद चलने के लिए मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, 45,500 वाला जो आपका स्टॉप लॉस लगा उसको ट्रेल करके 45,800 तक ले आओ, बस इससे ऊपर कुछ मत करो। नया खरीदना है तो कोशिश करना 46,000 के ऊपर खरीदना, और वो भी पकने पर खरीदना, इसके अलावा खरीदना नहीं चाहिए अभी। अगर उनको थोड़ा बहुत सेटल हो जाने दो, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सेटल हो जाने दो। और जिन्होंने कल रखा है उनको लगता है मैं 46,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट, ये भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, सारी फ्रीडम आपके पास है। हम तो लेवल्स और कन्विक्शन के हिसाब से सिर्फ आपको बता सकते हैं, करना सब आपको है, आपके अपनी मन का कीजिए, आप हमारा सुन के ना कीजिए, अपने मन का कीजिए। ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया। एक काम और करते हैं, ब्रिटानिया आज खुल रहा है 2.5% जरा गैप के साथ, शुरुआत जरा दिखा दीजिए उसमें। कोल इंडिया खुल रहा है करीब 1% ऊपर, एनटीपीसी भी है। एनटीपीसी कोल इंडिया में कोई ट्रेड है क्या संतोष सर, कोल इंडिया एनटीपीसी में? यस जिन सारे पीएसयू स्टॉक्स और मोमेंटम में और एनटीपी 2 दिन के कंसल्टेशन के बाद लगता है फिर से तेजी दिखाने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। परसों का हाई जो 340 के आसपास का वो क्रॉस करता है तो 350 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कोल इंडिया में भी सिमिलर व्यू है, वैसे मेटल के साथ साथ भी आउट परफॉर्म करता है, मेटल स्टॉक्स में तेजी है तो इसमें तेजी जारी रहेगी। इमीडिएटली 470 का टारगेट नजर आता है, स्टॉप लॉस तो हिट करते चलिए, अब आपका स्टॉप लॉस 440 पे होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज पे आपका टेक क्या है? पार्थिव, ये 6,000 के पार आने के बाद इसमें टेक्निकली तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशंस बनी हुई है, आपको लगता है कि कंपनी नए लेवल्स पे पहुंचेगी? आज फ्लैट खुल रहा है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर और उसमें भी जो यूएस सेंट्रिक फार्मा कंपनीज है वहाँ पे ट्रैक्शन बहुत ही बढ़ रहा है। की फंडामेंटल रीजन ये है कि उनकी जो एएनडीए पाइपलाइन है वहां से हम देख रहे हैं कि अभी जो कंपटीशन आ रहा था पास्ट में जिसकी वजह से काफी प्राइस इरोजन हो रहे थे, वो प्राइस इरोजन इट सीम्स बॉटम हो गया, बिकॉज जब प्राइस इरोजन हो रहा था तब काफी छोटी मोटी कंपनीज आई थिंक वेंट आउट ऑफ बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी काफी कंसोलिडेशन हुआ यूएस मार्केट्स के अंदर, और अभी जिस तरह की इनकी पाइपलाइन है और जिस तरह से मटेरियलाइज हो रही है दे आर एबल टू अर्न रीजनेबली गुड मार्जिन्स। तो डॉक्टर रेड्डीज के पास एक शानदार पाइपलाइन है और उनके जो प्लांट के कंप्लायंस है वो भी काफी अभी रीजनेबली क्लियर हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डॉक्टर रेड्डीज में डेफिनेटली एक अपसाइड है। ठीक है, डन। कुछ एक और शेयर्स पे आ जाते हैं, जरा कैश के स्टॉक से मेरे पास। विजया है एक, विजया डायग्नोस्टिक, एक बार जरा दिखाइए तो ये 6% गैप के साथ खुल रहा है, कुछ एक बार जरा चेक करना, खुलने के बाद भी कुछ सौदा बनता है क्या विजय डायग्नोस्टिक? तो डिम्पी रेजिस्टेंस के करीब आ जाएगा, काफी प्रेशर में चल रहा था, ये गैप अप होना इसके लिए जरूरी था, बट वो होते ही यहाँ पे 675 680 के जोन्स पे थोड़ा सा कंजेशन है, तो मुझे लग रहा है कि खुलने के बाद थोड़ा वेट करें, अगर ये मूव सस्टेन करता है तब हम इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट कराएंगे, वरना इस गैप अप के बाद
हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखे इसमें। ठीक है, नज़ारा के नंबर्स ठीक आए थे। सोनी एक बार जरा नज़ारा आप चेक कीजिए तो आपको ठीक लग रहा है? 3.5% गैप के साथ खुल रहा है आज ये। जी डिम्पी जी, यहाँ पे जो गैप अप हो रहा है अगर सस्टेन करता है और 920 को क्रॉस करता है तो एक वहां पे आपको दिख सकता है कि ना 960 980 के रेंज भी टेस्ट कर सकता है। सो इम्पोर्टेंट है दो चीज, आज ओपनिंग के बाद ये सस्टेन होना चाहिए, 900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 920 का लेवल पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 980 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है, इनफैक्ट अभी हम देखेंगे तो 900 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, बट अगर वो सस्टेन नहीं करता है और ब्रेक करता है तो वहां पे आपको 860 के रेंज पे सपोर्ट मिलेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा नहीं, करंट लेवल से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 920 लेवल को क्रॉस करने का इंतजार कीजिए। ठीक है, डन। 13 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा और हम नए हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 22,126 इस बार का हमारा नया हाई बना हुआ है। 22,045 पे खोल रहे हैं तो 100 पॉइंट ऊपर, हम 80 पॉइंट ऊपर करीब हमारा नया हाई भी वापस से बन जाएगा। 1491 करीब 1500 शेयर एडवांसेस के साथ खुल रहे हैं और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 22,000 पे पहला टिक आना शुरू हो गया। 45,966 पे पहला टिक बैंक निफ्टी के अंदर आया। आज बैंक निफ्टी ज़्यादा कमाल कर सकता है, बी अवेयर, सावधान। लेकिन पहले 46,000 के ऊपर आ जाए तब ये करना शुरू करेगा, तब आपको दिखाएगा बैंक निफ्टी क्या चीज़ होती है। और सिर्फ 10 मिनट और टिका दीजिए, फिर आपको दिखाएगा बैंक निफ्टी क्या चीज़ होती है। फिलहाल तो अभी थोड़ा रुक जाइएगा, 46,000 एक बार स्क्रीन पे आ जाने दे, उसके बाद एक कमाल शुरू होना होगा। 204 शेयर इस समय डिक्लाइंस के अंदर हैं। कहने का मतलब है कि आज पूरी तरह से बुल्स के हाथ में मार्केट वापस पहुंचता दिख रहा है। मेरे को स्क्रीन पर बैंक निफ्टी 46,000 दिख चुका है। थोड़ी देर हम और रोक लेते हैं, अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है तो भले ही शुरुआत कीजिए। अब बैंक निफ्टी तो धीरे धीरे करके अपने आप को फिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान रखिए अब आपका स्टॉप लॉस 45,800 है, 45,500 नहीं है, 45,800 है अब आपका स्टॉप लॉस। और 46,000 के ऊपर टिकने पर ये स्पीड से ऊपर लेके आएगा। आ जाते हैं जरा, आप देखते हैं गेनर कौन कौन से बन रहे हैं आज के मार्केट के। अगर आज चेक करेंगे मार्केट में शुरुआत में तो ब्रिटानिया तो खैर चल ही रहा था, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहां पर आज स्ट्रेंथ है, उसमें हिंडाल्को स्क्रीन पर दिखाइए। हिंडाल्को के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एसबीआई, आज संतोष सर की कॉल थी, एसबीआई वो भी आपको चलती हुई दिख रही है। आयशर मोटर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। सीमेंट वाली कंपनीज हैं वहाँ पे अच्छा मूवमेंट है। ग्रासिम कल से चल रहा है, अल्ट्रा भी चला। मिड कैप इंडाइसिस के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। आज बैंकिंग के 2-4 पार्टिसिपेंट्स भी आप दिखा सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा कि मजबूती कहाँ पे है। इंडसन को भी आप जोड़ दीजिए, तो ये कुल मिला के आपको आज बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। देखिए खुलने के बाद निफ्टी ने अपने आप को बढ़ा नहीं रहा तो घटा भी नहीं रहा। एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर बोलें तो थोड़ा रास्ता दे रहा है, बैंकिंग काउंटर्स को आगे निकल के आओ। सरकारी बैंकों के अलावा अगर आज निजी बैंक देख रहे हो ना, सब में करीब करीब आधे % तक की बढ़त है। तो मेरे को जो लग रहा था कि सुबह की बैंकिंग काउंटर्स थोड़ा ज़्यादा कमाल करेंगे, वो आपको स्क्रीन पर मैंने सारे बैंक्स ऑलमोस्ट दिखा दिए। बड़े बैंक्स जिनकी वेटेज थी उसकी बदौलत थोड़ा ठीक हो रहा है। एक बार वापस से दिखाएं जरा बैंक निफ्टी, जरा वापस से स्क्रीन पर बैंक निफ्टी भी लेके आइए और साथ ही साथ जरा एडवांस डिक्लाइन भी रेशो जो शुरुआत में जरा वो भी दिखा दीजिए। हालांकि उसको थोड़ी देर के बाद चेक करना चाहिए, बट फिर भी एडवांस डिक्लाइन थोड़ा देख के ये टिक रहा है 46,000 के ऊपर। अब एक कवरिंग करवाना शुरू कर सकता है। कुछ बड़े बैंक सामने निकल के आ चुके हैं। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हो रही है? पावर ग्रिड एक ऐसा शेयर है जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये एक शेयर होगा। इन्फोसिस है, ये आईटी का चर्निंग होती है। हाँ, आईटी जब थोड़ा पीछे हटेगा तो बैंक आगे जाएगा। कुछ ये पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, लेकिन ये टिपिकली मार्केट में नोटिस होता है क्योंकि ड्यूअल वेटेज वाला कभी कभी सिनेरियो बनता नहीं तो क्या ना, वेटेज चर्निंग होती रहती है और कुछ नहीं है। इन्फोसिस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन, एक बार इसको भी दिखाइए, इसके नंबर्स ठीक नहीं आए थे। ये शेयर करीब 2% नीचे आके कामकाज कर रहा है। इसके अलावा बायोकॉन और ल्यूपिन को भी जरा दिखाइए, दोनों पे दवा का अप्रूवल आया था। मेरे को लग रहा है बायोकॉन थोड़ा चल चुका है इसलिए शायद रुक जाएगा, लेकिन ल्यूपिन के अंदर जो दवा का अप्रूवल है उसके काम का है। 1600 शेयर अभी भी हैं, 22,000 के ऊपर टिके हुए हैं। 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आके टिक गया। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, फिर हो सकता है कवरिंग का राउंड एक और भी बनता हो दिखे। स्क्रीन पर आपको ब्रिटानिया, एक्सिस, एसबीआई आपको दिख रहे हैं और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। ये दोनों लाइफ इंश्योरेंसेस की कंपनीज पे ध्यान रखें। खबर एक जो सिस्टम में चल रही है जीएसटी कट की भी, वो भी मैंने आपके सामने साझा कर दी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस के अंदर कल रिकवरी आ गई थी और 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फर्स्ट इज डिविस लैब एंड सेकंड इज ल्यूपिन, वो भी आज तेज है। इकलौता एक शेयर जो मेरे को कमज़ोर दिख रहा था वो पावर ग्रिड था, हमने आपके स्क्रीन पर भी रखा, लेकिन अब वो स्क्रीन से वो भी हट चुका है, उसकी जगह कोटक ने ले ली है
और ग्रासिम ने ले ली है। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं एक बार जरा जल्दी से आपको मनीष जी बता देते हैं, फिर हम ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। नतीजों के दम पे देखिए आज कहीं ना कहीं नायका में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 5% की मजबूती देखने को मिली है। पेटीएम देखिए आज वापस से जो है करीब 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, वहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। यस बैंक कल जिसकी आपने चर्चा की थी वहाँ करीब करीब 3.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली, वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँच रहा है। IFCI आपका फैंसी शेयर, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ITI देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। रेलवे स्टॉक्स में IRFC देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। तो कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को। लेदर स्टॉक्स में देखिए मिर्जा इंटरनेशनल में आज के ट्रेड में खरीदारी है। पेंट में आज देखिए बर्जर पेंट, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स देखिए खासतौर पे शुगर में शक्ति शुगर में मजबूती है। KCP सुपर में शुगर में आज लगातार दूसरे दिन मजबूती होगा। आप चाय शेयर में देखिए मैक्लोड रसल में आज के ट्रेड में मजबूती है। जैसी ट्री देखिए वहाँ आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। टायर स्टॉक्स में देखिए सीएट में आज के ट्रेड में एक मजबूती देखने को मिली है। चेन्नई पेट्रोकेमिकल दूसरा शेयर रिफाइनरी से स्टॉक्स देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली है। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है डिम्पी खरीदारी देखने को मिली है। रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी बनती हुई सीधे तौर पे दिख रही है। टिटागेट वैगन देखिए, जुपिटर वैगन्स देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में देखिए आज वापस से खरीदारी है। EIH और EIH एसोसिएट्स दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। केमिकल में जैसा कि थोड़ी देर पहले संजीव जी ने कहा था, हिमाद्री केमिकल जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। ऑटो इंडस्ट्री में मुंजाल ऑटो ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, मुंजाल सुबह में मजबूती है और शिवम ऑटो देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिले। दोनों मुंजाल ग्रुप से स्टॉक्स है। मिड कैप IT, स्मॉल कैप IT बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए मजबूती आज के ट्रेड में। यस बैंक में खरीदारी है, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी है, IOB में लगातार मजबूती देखने को मिली है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। BF यूटिलिटीज़ कल वैशाली पारिक में ने राय दी थी, वहाँ देखिए आज के ट्रेड में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। करीब 6-7% के आसपास की मजबूती के साथ आज के ट्रेड में BF यूटिलिटीज़ कारोबार कर रहा है। डिम्पी ओपनिंग ट्रेड लेना मनीष जी शुरू कर देते हैं मेहमानों से। और काफ़ी अच्छे ट्रेड आपने नोटिस करा दिए, पेटीएम को देख के फिर से खुशी हो रही है। ओपनिंग का सौदा लेना शुरू करते हैं। संतोष सर आपसे करते हैं शुरू ओपनिंग का ट्रेड सर। यस, जैसा एक तो मैंने मॉर्निंग में हाईलाइट किया था कि आज PSU बैंकों पे नजर रहेगी, बैंकों पे नजर रहेगी। SBI में लीड कर सकता है, तो SBI और कैनरा बैंक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बैंक बड़ौदा पे भी नजर रखिए, स्टॉक अभी ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 247 का, ऊपर में टारगेट रहेगा 264 रुपीज का। एक स्टॉक मेरा LIC रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंश्योरेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टॉक भी अपने IPO प्राइस के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1015 का, ऊपर में जो टारगेट रहेगा यहाँ पे भी 1100 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। संतोष सर आपने इतने सारे शेयर बता दिए, LIC, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, तो खैर सुबह से आपका शेयर एक बताओ ना जिसपे हाई कन्विक्शन है। सर इतने ले नहीं पाएंगे, इतने तो पैसे ही नहीं है अकाउंट में। नहीं, मैंने 2 शेयर बताए, एक तो सुबह तो SBI मॉर्निंग का था, एक बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है अभी अंदर चला नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। और अगर कोई इंश्योरेंस में देखना चाहे तो LIC भी देख सकता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस बता सकते हो सर? 250 चल रहा है अभी। यस, जैसा मैंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, ऊपर में 264 टारगेट रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 246 रुपीज का। 246 का स्टॉप, 264 का टारगेट है। आप इस हिसाब से एक बार देख सकते हैं। 4 पे जाएंगे आपके पास करीब 14 रुपये आएंगे। रेशियो काफ़ी अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बाकायदा डेज हाई पे आके खड़ा हो गया है, ये शेयर हो गया। सोनी आपका ओपनिंग का ट्रेड एक होगा तो ज़्यादा अच्छा है, 2-3 मत दिलवाना जी। मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा SBI लाइफ में। आज मैंने HDFC लाइफ भी दिया है, यहाँ पे SBI लाइफ भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 1520 का टारगेट आप ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 1475। ठीक है। SBI लाइफ आपके लिस्ट में, HDFC लाइफ ऑलरेडी पहले दिया था आपने। अच्छा, मैं ना थोड़ा मेहमानों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जैसे जैसे आपके टारगेट भी लगते हैं ना या फिर इंट्राडे भी लगता है कि पैसे अच्छे बन गए हैं, एक बार बुक करके बाहर जाना, आप कृपा करके हमको खुद ही बता दिया कीजिएगा। कल हुआ क्या था ना, लास्ट में मैंने सारे ट्रेड खुद से पढ़े और मैंने बताया कि देखो आज के मारे में उन्होंने 6 ट्रेड दिए थे, 6 के 6 हिट हुए थे कल के सारे ट्रेड। तो आप खुद से ही बता देना मेरे को जैसे जैसे आपके ट्रेड हिट होते हैं। तो SBI लाइफ हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। खुश सर आपका ट्रेड? तो डिम्पी एक क्विक अपडेट दे दूं, किर्लोस्कर ऑयल पे हमने 755 के टारगेट के लिए डिस्कस किया था, 745 के करीब चल रहा है। एक अच्छा ओपनिंग मिला है, सस्टेन कर रहा है, भले ही 7-8 मिनट क्यों ना हुए हों। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। अगर किसी ने नहीं लिया हो तो अभी भी एंटर कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेकंड टारगेट 775 के लिए अब भी फेवरेबल है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन को बिल्कुल अपने रेडार पे रखें।
जो आज के मॉर्निंग ट्रेड ओपनिंग ट्रेड की बात है, वहां पे देखिए वन ऑफ आर फेवरेट तो नहीं कहूंगा बट मच डिस्कस स्टॉक आपको याद होगा, वो है एचबीएल पावर। इस पे हमने लगातार करीब 100-150 रुपए से चर्चा की है। आज 550 का भाव चल रहा है और अभी भी जिस तरीके के इसमें सेटअप बन रहे हैं, जिस तरीके के मोमेंटम है, हमें लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तभी भी यहाँ पे आप 560 से लेके 575 तक के टारगेट्स के लिए इसमें एंटर कर सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन प्लेस्ड है करीब 530 के पास, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, आप कह रहे हैं एचबीएल पावर आपकी लिस्ट में हो गया, तो कुछ की तरफ से एचबीएल पावर है, सोनी की तरफ से एसबीआई लाइफ हो गया, संतोष सर कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। हालांकि कैनरा बैंक का डाटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर रहा है। एक और शेयर है मैक्स फाइनेंशियल, आज इस शेयर पे भी एक बात ध्यान रखिए, मेरे को जतिन केडिया ने आज सुबह सुबह दिया था ये शेयर, इसके अंदर बिल्डअप बन रहा है और काफ़ी बढ़िया बन रहा है, 3% ये शेयर ऊपर आ चुका है। जतिन इस समय आप पैनल पे नहीं है हमारे साथ, जतिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया शेयर आपने नोटिस करवाया। सोनी आधा काम आप कर दीजिए, मैक्स फाइनेंशियल के अंदर क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले या फिर अभी बने रहें? बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा है इसका तो। जी डिम्पी जी, यहाँ पे इनफैक्ट काफी अच्छे से चला है और कल अगर हम देखेंगे तो इसका डिलीवरी वॉल्यूम और लॉन्ग बेटा बहुत अग्रेसिव है, सो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए अपने कॉस्ट के ऊपर अगर किसी ने ले रखी है, और 960 टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, एक दो मैं ना जरा वीक काउंटर्स भी आपके सामने रख देता हूँ। जरा बाटा इंडिया को दिखाइए, 4% आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है लेकिन शेयर टूट रहा है। संतोष सर एक बार जरा बाटा देखेंगे, ये ना पूरी रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उम्मीद करते रहे कि बाटा चलेगा चलेगा, चला ही नहीं। ये क्रैक ज़्यादा बड़ा है क्या, प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ दिख रही है क्या आपको? यस डिम्पी, इस स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है, जो एक थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 1400 का एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इसके लिए। हालांकि तो यहाँ से मुझे लगता है शॉर्ट साइड रिस्क फेवरेबल नहीं है, कॉन्ट्रा कोई लॉन्ग लेना चाहता है बहुत एग्रेसिव व्यू लेके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1400 के पास मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये 1400 का लेवल होल्ड कर तो एक स्मार्ट या शार्प बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1600। ठीक है, आपको ध्यान होगा एक दो दिन पहले हमने आपको यूको बैंक, आईओबी जैसे शेयर्स बताए थे और बकायदा सुमित मूलचंदानी से हमारी बातचीत हुई थी। आईओबी का तो हमने बहुत ज़ोर से जिक्र किया था, आज उसमें एक ब्लॉक लग गया है, थोड़ी देर पहले ब्लॉक डील चली थी नीचे, मैं टिकर वालों से बोलूँगा पर ब्लॉक डील वापस से दिखा दें। 5.5% आज आईओबी फिर से चला है, यूको बैंक आज फिर से 5% चला है। ये सारे के सारे बैंक ने अपने आप को री रेट कर रहे हैं, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप 3 दिन पुराना हमारा यूट्यूब का वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। नहीं तो सुमित मूलचंदानी अगर हमारे साथ होना, एक काम कीजिए, गेस्ट कोऑर्डिनेशन की अगर टीम सुन रही है तो सुमित मूलचंदानी को फ़ोन लगाइए जरा, उनसे इन दोनों शेयर्स के बारे में जरा पता करते हैं। आईओबी और यूको बैंक, उनसे हमने सलाह ली थी और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से चले हैं। यूको बैंक और आईओबी के लिए सुमित मूलचंदानी को एक बार जरा फ़ोन लगाइए, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। इन बिटवीन जरा मेरे पास एक दो शेयर और भी हैं, मैं ज़रा उसके बारे में आइडिया ले लेता हूँ। सर एक बार ज़रा नज़ारा टेक, नज़ारा तो अच्छा पता कर ही लिया हमने, एक शेयर जरा और दिखाइए, इप्का लैब। सोनी आपका कल का ट्रेड था इप्का लैब, क्या करना चाहिए इसमें? जी डिम्पी जी, यहाँ पे हमारा पोजिशनल टारगेट अभी भी 1300 पे है, बट इनफैक्ट ऑलरेडी कल से 6% चल चुका है काफी अच्छे से, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 1160 पे एंड होल्ड कीजिए। सेकंड टारगेट 1300 पोजिशनल प्ले पे रहेगा। ठीक है, जिन शेयर्स में और अच्छी आज बाइंग देखने को मिल रही है उसमें वी मार्ट और पेटीएम भी है। मनीष जी, पेटीएम आज भी ऊपर है, आपने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला सुबह से पेटीएम के लिए। कल ज़्यादा थैंक यू बोल दिया था। अच्छा तो ठीक है, तो कल और आज का बैलेंस करवा लेते हैं। ठीक है सर, आज 6% ऊपर है, 7% मुझे तो सर्किट पता जब हमने आपको नोटिस कराया था, 6% आज के जोड़ लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें सर्किट लग जाएगा, जिस तरीके से चल रहा है ना, 7% के आसपास की मजबूती, और देखिए खुलने के बाद से लगातार धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल रही है। मैं सर्किट में बिलीव नहीं करता, नहीं सुनिए मेरी बात, मैं सर्किट में बिलीव नहीं करता। मेरा सिंपल सा मामला था, मैंने जब कल 10% लिया तो कुछ सोच के लिया और आपके सामने खुल्लम खुल्ला ऑनेस्टी के साथ बताया कि मेरी सोच क्या है। अब शेयर चले या टूटे मेरे को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे पोर्टफोलियो पड़ा रहे, अब सर्किट लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा लगे 7% शेयर ऊपर आ चुका, लगे हाथ जो है ना, मैं आपको 2 चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आपकी तारीफ हो जाएगी और शुक्रिया भी मैं आपके साथ कह दूंगा। एक बार निफ्टी दिखाइए और एक बार बैंक निफ्टी दिखाइए।
22,000 के ऊपर आपने कहा कि टिकना मुश्किल है। अगर डे लो तो नहीं है, लेकिन चलिए कुछ घंटे का 15 मिनट का ट्रेड हो चुका है। 15 मिनट के ट्रेड के हिसाब से देखें तो डे लो पे है, ठीक है। 22,000 का जो स्टॉप लॉस की बात आपने कहा कि लगाइएगा मत, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर तो हो गया अब, ठीक है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी, वो उसमें गिरावट नहीं है, उसमें मजबूती अभी बनी हुई है, ठीक है। निफ्टी चूंकि थोड़ा कमज़ोर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर है। ITA स्टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर है। आज लग रहा है डिम्पी शायद बैंक निफ्टी कुछ कमाल करेगा, वीकली एक्सपायरी है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है? मैं फिर से बोलूँगा, जो भी होगा 46,000 के ऊपर होगा। जब तक 46,000 आप स्ट्रांगली होल्ड नहीं करोगे, उसको टिकाओगे नहीं, तब तक बहुत मज़ा नहीं आएगा। पहले 46,000 लाओ तो सही। शॉर्ट्स वालों को ना डर नहीं लग रहा है, जब तक उनका मन में भय और डर नहीं होगा ना, वो सिस्टम छोड़ के जाएंगे नहीं। कल ओपन इंटरेस्ट बिल्ड किया, एक बार आपने को फ्यूचर वाली प्लेट वापस से दिखा सकते हैं। मैं संतोष सर का भी थैंक यू करूंगा, उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी को लेकर, वो भी काफ़ी बुलिश है। एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ आप, जिसमें बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। उसमें आज अगर आज कवरिंग हो रही होगी ना, तो मैं फिर से रुकूंगा। अगर उसमें लॉन्ग बन रहा है तो एक बार मैं अपनी कन्विक्शन को थोड़ा और हाई करूंगा। तो मेरे को फ्यूचर वाली प्लेट देख के एक बार उसमें ओपन इंटरेस्ट चेक करवाना है कि उसमें से ओपन इंटरेस्ट बन कैसे रहा है, क्योंकि कल का 7% है, उसमें कोई अभी चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है। फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइए प्लीज़, जरा फास्ट दिखाइए PCR, और उसके अंदर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। प्रीमियम वगैरह सब कुछ ठीक थे इसके अंदर, ठीक है। जब आएगी तब देखेंगे इसके अंदर, लेकिन मैं अभी थोड़ा रुकूंगा। मैं जब तक 46,000 नहीं आएगा मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, और मैं 40,000 के ऊपर आके भी थोड़ा कम ट्रेड लूंगा, जो भी लूंगा कम करूंगा मैं, ठीक है। एक दो स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जो अच्छी मजबूती देखने को मिली है, कुछ मैं जानना चाहूँगा आपकी राय। L&T फाइनेंस देखिए अच्छी मजबूती के साथ जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास जा रहा है बाजार में, भले ही निफ्टी में थोड़ा सा हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुछ क्या राय होगी L&T फाइनेंस पे? मनीष जी, आपकी इजाजत हो तो मैं डिम्पी ने जो पेटीएम के लिए आपसे कॉम्प्लीमेंट मांगे ना, उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। अब सूर्य कुमार यादव है, T20 मैच है तो आएंगे तो क्या करेंगे, हाफ सेंचुरी मारेंगे। अब उसके लिए थोड़ी उनको हर बार कहेंगे वाह वाह के हाफ सेंचुरी मारी, अब तो वो एक्सपेक्टेड हो गई है उनसे। तो डिम्पी, ये जो आपने पेटीएम का ट्रेड दिया और जो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिया ना, ये एक्सपेक्टेड हो रखा है आपसे। तो अब आपको ना कुछ बड़े बड़े छक्के और डबल सेंचुरी मारनी पड़ेगी T20 मैच में, तब आपको बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। सही बोल रहा हूँ मनीष जी? एक बार ऐसा सुनो सर, ये इसको नहीं, इसको कहते हैं सर प्यार प्यार में दबाव बनाना। तो आप ये प्यार में दबाव बना रहे हो, कृपा करके ऐसा ना करें। बड़ा 10% हो गया रोज मार्केट के अंदर समझना जानना। 10% सर्किट लॉक, एक बार के लिए सर्किट लगा था पेटीएम का, एक बार के लिए सर्किट लगा, फिर खुला। बढ़िया, बधाई हो, सबको बधाई हो। कल 10% की और 6% की, कुल मिला के 15-16%। अगर लोअर सर्किट से कैलकुलेट करो तो 26% आ गया ऊपर। बहुत बधाई हो सर। एक बार पेटीएम का चार्ट दिखा दे, 10% का सर्किट लॉक हो गया सर। अपनी तरफ से आगे निकल जाए। हाँ बिल्कुल निकल जाए, एक बार सर्किट दिखा दे, 10% का सर्किट। पेटीएम के लिए मैं ही बोलूंगा रुक जाइए। चलिए तो L&T फाइनेंस पे बात करें। तो L&T फाइनेंस पे क्या राय होगी? कुछ आप जरा आ जाए दूसरे शेयर्स पे। हाँ, कुछ से L&T फाइनेंस समझ लेते हैं अब जी। तो मनीष जी, जैसे पिछले 2 दिन पहले करीब 5 तारीख को मैंने L&T फाइनेंस पे एक बाय कॉल दिया था यहीं इसी चैनल पे 178-182 के टारगेट के लिए। तो 178 तो उसी दिन अचीव हो गया था। फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्टॉक में बिल्कुल देखने मिली है, लेकिन अभी भी आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे स्टॉक आके फिर वहां से रिबाउंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो मोमेंटम है ये बिल्कुल बना हुआ है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन बिल्कुल हो सकता है, बट ट्रेंड कहीं चेंज नहीं हुआ। तो अभी भी मैं कहूंगा कि 182 का जो लेवल है उसको एक सेकेंड टारगेट रखते हुए 178 को फिर से अपना फर्स्ट टारगेट बनाते हुए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। 171 के करीब आप एक जो स्टॉप लॉस है ये लेके चल सकते हैं। तो मोमेंटम इंटैक्ट है, थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल है, इसके चक्कर में हो सकता है कि वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो जाए, बट ऑन दी होल जो सेटअप है इसका ये एनकरेजिंग है। तो 170 182 के टारगेट्स जो है अभी भी इसमें इंटैक्ट है मेरे लिए। ठीक है, डन। L&T फाइनेंस पे आपको कॉल मिल गया। सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यूको बैंक IOB आपने बताया था। सुमित जी, उस समय क्या था आपके हाथ में? आपने यूको बैंक बताया, हालांकि हमने भी IOB आपके साथ जुड़वा दिया था। दोनों ही शेयर के अंदर क्या शानदार रिटर्न, 7 दिन में 43%। यूको बैंक एक बार जरा IOB दिखाए ना, IOB भी 7 दिन में 46%। सर बहुत ही शानदार ट्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई। और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा, हमारे मेहमानों को आप क्लियरली अच्छे से वॉच करें। एक से एक हीरा ट्रेड आपके लिए लेके आ रहे हैं। कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाना इनको आता है, कैसे किया जाता है। सुमित जी, अब जरा ये बताओ करना क्या है IOB और यूको बैंक में? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो बिल्कुल दोनों ही बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। गुड मॉर्निंग सबसे सर। पहले आपने आइडेंटिफाई किया था
यूको बैंक को, और साथ ही फिर आईओबी हमने भी रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन दोनों ही पैरेलल अपना वर्क दिखा रहे हैं और अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो एक पार्शियल बुकिंग का यहाँ पे सलाह रहेगा। हमने अपने क्लाइंट्स को कल ही यहाँ पे 40% जितना क्वांटिटी हेल्प करा है, बट अभी भी रैली बाकी है, तो एक ट्रिम स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। यूको बैंक पे अगर हम पहले देखें तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 56 का रहेगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 69, जो यहाँ पे भी करीबन आपको 15% अप और मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है। दूसरी बात, जो आईओबी को भी आप ट्रैक कीजिए, अभी भी 6% स्टॉक अप है। और सबसे मेन अच्छी जो बात है, देखिए जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं तो स्टॉक ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाया, जो प्रॉफिट बुकिंग एक हायर लेवल पे आई, लेकिन स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट लेके फिर से एक रिबाउंड किया और न्यू हाई की तरफ जा रहा है, जो काफी अच्छा एक पॉजिटिव मूवमेंट का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 78 तक जा सकता है, और यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 67 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है सुमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बधाई देनी थी, आपसे थोड़ा आइडिया लेना था, इसलिए मैंने आपको आपके सिस्टम से हटा के एक फोनो आपका करवा दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला और इसके बारे में जानकारी दी। अभी भी आईओबी 6.5% ऊपर है, बढ़िया शेयर आपको चलता हुआ दिख रहा है। एक दो शेयर और जरा चेक करवा लेते हैं। एनटीपीसी के बारे में ना हमारे व्यूअर्स काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। मैं उनका एक नाम है मूवी ओशंस के नाम से, वो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि एनटीपीसी टारगेट 400। मूवी ओशन शायद उनकी कंपनी का नाम या किसी और तरह का नाम हो सकता है, बट नाम बहुत अच्छा है, मूवीज ओशन। एनटीपीसी 400 जा सकता है सर इस साल के अंदर? कुछ सर 400 जा सकता है क्या? डिम्पी, जिस तरीके की मूवमेंट हम सारे ही पीएसयू एंटरप्राइजेस में देख रहे हैं, आई मीन विल इट रियली बी अ सरप्राइज कि अगर ये 400 हो जाए तो? क्योंकि आप देखिए पिछले अप्रैल जून की ही बात करूं तो 160 के आसपास हुआ करता था, मोर देन डबल तो हो ही चुका है वहां से, करेक्ट? तो यहाँ से 400 विल नॉट बी सच अ बिग लीप। आई थिंक व्हाट अबाउट 20% और का यहाँ से जंप होगा। तो जिस तरीके की पॉलिसी चेंजेस हैं ये कंटिन्यू रहे हैं, तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में और तेजी जो है ये बढ़ सकती है। तो साल के एंड तक का 400 का टारगेट यहाँ पे जिस तरीके का हमने अभी रिसेंट मूव देखा है, बिल्कुल एक पॉसिबल टारगेट है। बट ये भी सलाह रहेगी कि चलते चलते रास्ते में प्रॉफिट बुक करते चलें, बिकॉज मान लीजिए कहीं पे भी कोई चेंज इन स्टांस आया तो जो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ये बहुत शार्प आएगी। तो 400 का टारगेट लेके चलें, बट मेरी सलाह रहेगी कि 300 पौने 300 के आसपास के लिए अच्छा स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर स्लिप होते हैं स्टॉक्स तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना एडवाइजेबल रहेगा। एक विजय डायग्नोस्टिक हमने सुबह सुबह आपको नोटिस कराया था और 6% गैप के साथ खुल रहा था, वहीं से हमको डाउट हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि विजय डायग्नोस्टिक को 6% गैप खोलना पड़ रहा है। कोई तो स्ट्रांग हैंड है जो इसको ओपनिंग की भी वेट नहीं कर रहा। शेयर 12% ऊपर आ गया, 13% ऊपर आ गया। शेयर को पकड़ पकड़ के पकड़ो आपको ना मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया से ट्रेड आपको मिल जाएंगे। हमारे मेहमान सुपर्ब हैं। अब आप देखो यूको आईओबी दूसरे चैनलों पर भी डिस्कस हो रहा है। अरे सर अब तो लंका लुट गई, अब तो 40% का प्रॉफिट आ चुका है ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के हाथ में। अब आप दिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, दूसरे चैनल्स का क्या है, वो भी कर सकते हैं, उनके पास भी अधिकार है। खैर, विजय डायग्नोस्टिक, संतोष सर एक बार जरा बताना, 12% हो गया, इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करें क्या? यस जिन पे इस स्टॉक ने देखा है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आज ब्रेकआउट दिया, और वो भी आईपीओ के टाइम पे इसने जो हाई लगाया था करीबन इसने लगाया था 675 के आसपास का, वो क्रॉस किया और तेजी दिखाई है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर है तो अभी भी होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर निकलता है तो उसमें एक फ्रेश तेजी बनती है। आज मैंने जो एक मॉर्निंग में आइनॉक्स इंडिया में डिस्कस किया था, सुबह ही ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। सुबह एक समय वो 8% प्लस था, और मेरा दूसरा स्टॉक एसबीआई भी था, वो भी ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है। आज मॉर्निंग के दोनों स्टॉक्स में भी टारगेट होगा, और विजय डायग्नोस्टिक का भी मैं यही बोलूंगा जिसका थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है, स्टॉक को होल्ड रखिए। सर मैं ये आइनॉक्स इंडिया वाले पे एक टारगेट हिट चलवा दूं, आप इंट्राडे प्रॉफिट बुक करवा दोगे? यस, जिन पे इंट्राडे कोई प्रॉफिट बुक करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, और किसी को एक इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक रखना है तो भी स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। टारगेट हिट की ना बड़े वाला गोल वाला तीर वाला चलाइए, और हो सकता है पीछे अगर म्यूजिक भी चला पाए, नहीं तो मनीष जी से मैंने रिक्वेस्ट की एक म्यूजिक जरूर लगवा दे क्लैपिंग का, ताकि भांगड़ा का थोड़ा सा म्यूजिक लगवा दे, ढोल का, ताकि अच्छे से हमारे मेहमान इतनी मेहनत करके आपको पता है मैं तो खैर थोड़ा लेट पहुंचता हूँ ऑफिस में 6:30 पौने 7 बजे, मेरे को लगता है हमारे सभी मेहमान जल्दी उठ जाते हैं। आइनॉक्स इंडिया का टारगेट हिट लगवाओ, संतोष सर को थैंक यू करवाते हैं, और सभी ना मैसेज भी कर दिया करो संतोष सर को। मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एनालिस्ट को ना आप सोशल मीडिया पे टैग करते हुए उनका थैंक यू करो,
उनका मनोबल ऊंचा होगा, आपको और बढ़िया बढ़िया ट्रेड आपको देंगे। और कल से आप देख भी रहे होगी, सोनी भी देख रही होंगी, कुछ भी देख रहे होंगे और संतोष सर भी देख रहे होंगे। संतोष सर, एसबीआई पे भी लगवा दें आपका टारगेट हिट? ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है, कोई पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकता है। बाकी इसमें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो किसी का पोजिशनल नजरिया है तो लगाओ उसको जी, इस hold पे भी रखिए। लगाओ, टारगेट हिट लगा दो, इस पे भी स्टैंप लगा दो। जिसको इंट्राडे कमाना है, जिसको आगे रखना है आगे रखें। दोनों शेयर सर के आइनॉक्स इंडिया और एसबीआई टारगेट हिट है, सुपर हिट है, दोनों ट्रेड है। सोनी, आपका कोई ट्रेड है तो बता दो, लगे हाथ उसको भी बैलेंस शीट में 0-0 करवाएं फिर। जी, मेरा है एचडीएफसी लाइव चल रहा है, बट एक फ्रेश ट्रेड अगर परमिशन हो तो दे सकती हूँ। वो अभी जस्ट देख रही थी, काफी अच्छे ब्रेकआउट पे है। सो अरे अगर आपको बताइए परमिशन हो प्लीज तो प्लीज जी, बताइए एमसीएक्स यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश बताइए ब्रेकआउट मैम, दे रहा है। बिल्कुल। एमसीएक्स काफी अच्छे ब्रेकआउट दिया है एंड काफी अच्छा भी लेवल लग रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट 4000 लेवल को टेस्ट करने के लिए काफी अच्छे तैयार है। फ्रेश ब्रेकआउट है। 3920 3900 पे मल्टीपल सपोर्ट है। 3900 का एक सपोर्ट लगा के 4000 4050 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है जी, एमसीएक्स भी लिख लो बाय पे। सोनी का नया कॉल है, सोनी ने कन्विक्शन के साथ बोला है, उम्मीद करते हैं अच्छा बढ़िया चलेगा। बाय एमसीएक्स। सोनी, अब आपको ही ध्यान रखना है, जैसे शेयर थोड़ा ऊपर आ जाए आप मेरे को वापस से बता देना। एक बार जरा बैंक निफ्टी वापस से दिखाएंगे, बैंक निफ्टी, और एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखा पाएँ पीसीआर तो जरा मेरे बहुत मेहरबानी हो जाएगी। बैंक निफ्टी का पहले दिखाएं, फिर बाद में फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना आप। ये वापस से 46,000 आ गया है। आज ना बैंक निफ्टी को 46,000 पे आके थोड़ा टिकना और पकना पड़ेगा, और ट्रस्ट में अगर आज ये बढ़िया रहा ना तो आपका एक काम करेगा, आपकी बड़ी हेल्प करेगा। ये जो फ्यूचर वाली प्लेट है ना, ये मैंने इसलिए रखवाई है आपके लिए, ये 2.5% की शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये अगर लॉन्ग बन गया होता ना तो बहुत फास्ट ऊपर लेके आता। अभी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, अभी तो मंदी वालों की थोड़ा थोड़ा पीछे हटाया जा रहा है। तेज़ी वाले तो बाद में आएंगे नहीं आएंगे वो बाद का फैसला है, लेकिन मंदी को थोड़ा कम किया जा रहा है, इसलिए कवरिंग हो रही है। माइनस वो आई है, और आप देख रहे हैं प्रीमियम भी अभी 250 पॉइंट का खड़ा है। सुबह आपको मैंने नोटिस कराया था 350 पॉइंट का है, इसलिए कन्विक्शन के साथ अभी लौट नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मंदड़ियों का थोड़ा सा कन्विक्शन उसने लो कर दिया। वेट करते हैं थोड़ी देर और, फिर देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। खुश सर, जरा आप चेक करेंगे, एक शेयर है गो कलर्स। आज ये पहली बार शुरुआत में 7% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। जरा देख के बताइए कितना कन्विक्शन हाई आपका गो कलर्स पे। तो डिम्पी, ये सेकेंड डे ऑफ रिबाउंड है यहाँ पे। बहुत ही शार्प फॉल के बाद एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। मैं कहूंगा इट्स प्रिमिटिव टू कॉल इट आउट ऑफ द वुड्स। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट आज से अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तब पहला इंडिकेशन बनेगा जहां पे स्टॉक ने ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिबाउंड किया और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अभी फिलहाल इसमें एंट्री ना लें, आज एक दिन वेट कर जाए। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है, ये भी हम देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह का रहा है ऑन दिस अप मूव। अगर ये कुछ फैक्टर सही रहे तो परहैप्स कल या आने वाले कुछ दिनों में हम इस पे एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं, बिकॉज रिबाउंड भी हो सकता है कि इसमें अच्छा खासा शार्प आए। 1400 के हाई से गिरा है तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। बट वेट फॉर अ डे, क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स, फिर कंसिडर करेंगे। वरना इंट्राडे मूव है, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। आते हो सीधे तौर पे गो फैशन पे। सोनी, एक शेयर देखिए फिनोलेक्स केबल, ये जो है ना करीब 1 महीने के बाद जो एक रेंज से बाहर निकला, 1150 के ऊपर आके वापस ये टिक रहा है और ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आया, करीब 6% के आसपास की मजबूती। क्या राय होगी? जी मनीष जी, यहाँ पे फिनोलेक्स केबल का फ्रेश ब्रेकआउट है, सो इस लेवल पे भी आप एंटर कर सकते हैं। 1220 का एक टारगेट बनेगा और काफी अच्छे ब्रेकआउट पे है। आरएसआई एमएसीडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे चुका है, बस वॉल्यूम का आज इंतजार है। एक बार वॉल्यूम भी कंफर्म कर दे ड्यूरिंग द डे। 1220 1240 के टारगेट्स ले सकते हैं, और आप यहाँ पे इमीडिएटली आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 1140 के साथ आप इसको बाय कीजिए। 1220 1240 टारगेट। 1230 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 1140 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, 1140 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। संतोष, एक शेयर देखिए डीएलएफ, ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। शेयर एक अच्छी मजबूती के साथ जो है ना कहीं मजबूती दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। डीएलएफ को लेकर क्या रहा है? यस, आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, और एक इसमें 3-4 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिला था और फिर से इसमें तेजी बनी है। तो नॉर्मली एक इस तरह की तेजी बनती है तो स्टॉक मुझे लगता है आज पूरे दिन मोमेंटम में रह सकता है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। 850 का मुझे आज का टारगेट नजर आता है। कोई के पास है पोजीशन तो 818 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहना चाहिए।
तो ये राय आती हुई सीधे तौर पे एक स्टॉक देखिए फटाफट जल्दी से कुछ आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कैनरा बैंक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये भी आज मजबूती दिखा रहा है। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरीके से तेजी बन रही है, कैनरा बैंक भी अब मजबूत हो रहा है। क्या ये लगता है कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है? तो देखिए ओवरऑल सेटअप की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लें। 2-3 कारण है उसके। पहला 550 के पास कॉल ऑप्शंस में अच्छा बेस है। डेली चार्ट्स पे आप देखें तो आरएसआई में ओवरहीटेड टेरिटरी में चला गया है और आज गैप अप ओपनिंग हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको आते हुए नजर आए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले 540 के करीब। इसके नीचे स्लिप होता है तो मुनाफा वसूली करके इसमें से एक बार के लिए एग्जिट कर जाएं। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, मैं ये भी मेंटेन करूंगा। किसी भी तरह का डिप मिलता है 520 के जो लेवल हैं इसके आसपास, तो फिर से एंटर करना चाहिए। ठीक है सर, डन। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस का एक फोनो आपके लिए लेके आते हैं। जरा दिखाइए नीलेश जैन सर को और ऑप्शंस का ट्रेड लेके आते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर आज का ऑप्शंस का ट्रेड। मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए फोकस है फार्मास्यूटिकल और इससे जुड़ी हुई कंपनियों में। लगातार हम वहाँ पे एक्शन देख रहे हैं और लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल रहा है और आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स भी वहाँ पे देखने को मिला है। तो ग्रैनुअल्स ये एक पर्टिकुलर काउंटर है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है। अंडरलाइन की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। अगर अंडरलाइन की बात करें तो लगभग 460 से 500 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेब्रुअरी सीरीज का यहाँ पे 430 का एट द मनी और मैं कहूँगा इन द मनी कॉल ऑप्शन है ये, जिसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 18 रुपीज से 19 रुपीज के बीच में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे 15.5 15.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। और अगर हम टारगेट की बात करें ऊपरी स्तर पर, पहला टारगेट यहाँ पे 23 रुपए का निकल के आ रहा है, उसके बाद में 26 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर हम बात करें तो 2000 का लॉट साइज है और इन टर्म ऑफ रुपीज लगभग 6000 रुपए के आसपास का रिस्क बन रहा है। लगभग 14,000 के रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकते हैं अगर 26 रुपीज के टारगेट हिट होते हैं। अंडरलाइन में भी अगर कोई डिलीवरी लेके जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 460 से 500 रुपए तक की अपसाइड हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन सर। ग्रैनुलर्स इंडिया है 430 वाली कॉल खरीदनी है 18 से 19 रुपए के बीच में। रिस्क और बहुत ही अच्छा है। कैलकुलेशंस आपकी स्क्रीन पे सबसे लोअर एंड पे दिख रही होंगी कि 14,000 आएंगे, 6,000 पे जाएंगे। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके इसके अंदर लीजिएगा पोजीशन। 23 से 26 रुपये टारगेट है, अच्छा चलता है। अब ये सिर्फ एक्सपायरी वाला शेयर नहीं है बल्कि एक्सपायरी से हट कर चलने वाला शेयर है। ठीक है, तो ये शेयर हो गया आपकी लिस्ट में, आप इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आगे बढ़ें। मनीष जी से हमने वादा किया था कि 10 बजे से पहले मैं आपको एक और शेयर दे दूंगा, नहीं तो फिर मेरे को रुकना पड़ेगा। ये हमने वादा उनसे किया था। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज आपका समय के लिए। मनीष जी आप कहे तो मैं वो शेयर बता दूं। आप कह रहे थे कि एक शेयर आपको 10 बजे से अच्छा हुआ कि आपने खुद से बोल दिया, वरना मैं थोड़ी देर में मैं कहने वाला था वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। नहीं सर, कोई वादा बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, आपके सामने रख देते हैं। एक शेयर मैं दिखा देता हूँ, जरा मेरी वाली स्क्रीन जरा शेयर कीजिएगा। मैं उस शेयर का नाम बता रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है, न्यूज़ बेस्ड है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पक्का कर रहा है 3-4 दिन से। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। ये शेयर अपने आप को पक्का कर रहा है 3 दिन से। इसके अंदर ये जो 2% का मूव आ रहा है ना, इसने उसको जोनर में लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्विंग आ सकता है। ये मैंने चार्ट आपकी स्क्रीन पर डाले हैं। आप जो ऊपर वाली एवरेज देख पा रहे हो, जो नीचे वाली एवरेज है, इसने क्या कर रहा है कि ये एवरेजेस का अच्छा प्ले दिखाएगा और आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव दे सकता है। 50 दिन की एवरेज को ब्रेक करके 200 दिन की एवरेज को पार करने की कोशिश कर रहा है। और जो नीचे डॉटेड लाइन है, ये इसका बेस का सूचक है। 100% नहीं बना है बेस, अभी न्यूज़ आना बाकी है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म ब्लिप आपको दे सकता है। ये करीब 200-210 तक भी जा सकता है। अभी 180 चल रहा है, तो 20-22 रुपये की गुंजाइश है। अगर आप 20 से 22 रुपये इसमें कमाना चाहते हैं, बिल्कुल कमाई। इसका अंदर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, वो 170 का है। 170 आने पर जो इसने 3-4 दिन की मेहनत की है, सब फिर से पानी में फिर जाएगी। इसलिए 170 का एक स्टॉप लॉस डाल के 200 और 225 तक के टारगेट के लिए आप जी एंटरटेनमेंट में धीरे धीरे पोजीशंस बना सकते हैं। थोड़ा बैन में शेयर होगा ये, आप इसको चेक करके देखना कि अगर आपको इसमें लेना है कि नहीं। मैं भी चेक कर देता हूँ। येस, ये बैन में है, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ कैश के हिसाब से पोजीशंस लेनी है।
आप लेना कैश के हिसाब से, ठीक है, जैसा भी जितना भी रखना है, क्योंकि F&O बैन में है ये। मनीष जी बस इतनी से पॉइंट कहना था, बस थोड़ा सा एक मूव आ सकता है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 10 रुपये जाके और 20-30 रुपये आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए रख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के अपना कंप्लायंस पूरा करने के बाद ही आप इस शेयर को लीजिएगा। हम सिर्फ डाटा के बेसिस पर, चार्ट्स के बेसिस पर आपके सामने बात रख रहे हैं, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जे एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने का मतलब डिम्पी को लग रहा है कि शेयर जो है चार्ट पे थोड़ा मजबूत लग रहा है, तो आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। चूँकि F&O बैन में है तो कैश में ही शेयर आप लेके चल सकते हैं, कैश में ही इसमें लेने की सलाह बता। डिम्पी को लगता है यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में अभी और अच्छी मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें एक शेयर देखिए गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, करीब 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली, हालांकि अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क क्या रहा होगी सोनी इस पे आपकी? जी मनीष जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से इसको एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है अराउंड 122। इसको एक बार क्रॉस करता है तो कंफर्म ब्रेकआउट रहेगा, 130 134 के रेंज पे भी जा सकता है। स्टॉक अच्छा है, आप इसको 122 के ऊपर ही बाय कीजिए, कंडीशनल बाय रखिए। 117 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं जब भी वो 122 के ऊपर दोबारा क्रॉस कर पाए। तो ये रहा आते हुए सीधे तौर पे इस शेयर पे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क पे। एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में वापस से मजबूती दिखा रहा है और हमेशा कुछ इस पे चर्चा हुई है और जब भी चर्चा हुई बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। टाटा इन्वेस्टमेंट वापस से हम 3-3.5% की मजबूती शेयर में देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा हुई थी तो 20% का सर्किट लगता हुआ दिखा था, आज तो उसकी संभावना कम लग रही है। यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है जिसके पास है, क्योंकि हमने काफ़ी नीचे से इस पर चर्चा की थी, 4500-4600 के आसपास से है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेके आप। इसे प्ले करने का वही सही तरीका रहेगा कि अब आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके बने रहें, क्योंकि देखिए जिस दिन हमने डिस्कस किया था उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का दौर आया था जहां पे 5500 को इसने रिस्पेक्ट करके बेस बनाया है और आज कल और आज के दिन में अगर हम देखें तो वहां से फिर से एक अपस्विंग जो है इसमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो द बेस्ट वे टू प्ले दिस विल बी कि 5500 पे अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के चलें। मान लीजिए यहाँ पे उतनी बड़ी रैली नहीं आती है जैसी एक दिन में हमने देखी थी, बट ग्रेजुअली ही सही अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो 6100 एंड देन 6400 के आसपास के लेवल्स जो है वो भी इस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो जिस तरीके का हमने यहाँ पे स्लिप देखा है वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, एटलीस्ट फॉर द वंस हु बीन होल्डिंग इट फॉर सम टाइम नाउ। तो 5500 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट बना है, वहां पे स्टॉप लॉस लेके चले। साथ ही साथ अगर मैं 2 क्विक अपडेट्स दे सकूं तो कल गोदावरी पावर GPIL ये हमारा दूसरा स्टॉक था जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था। इनफैक्ट आज भी मैंने शो की शुरुआत में यही कहा था कि इस स्टॉक का पहला टारगेट कल अचीव हुआ था, दूसरा टारगेट 795 का था। किसी ने ना लिया हो तो आज भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसका सेकंड टारगेट आज हिट होता हुआ नजर आया है। अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली करके चलें। हालांकि पोजिशनली ये 850 तक भी जा सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से किसी ने लिया हो तो क्यों ना 4 से 5% 2 दिन के समय में लेके एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले। और एक अपडेट है किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे। सुबह जब हमने डिस्कस किया 750 का टारगेट था फर्स्ट, 775 का दूसरा टारगेट था, तो ये भी हिट होता हुआ नजर आया है। 753 का हाई था। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे भी अगर किसी की पोजीशन रही हो तो अब यहाँ पे 735 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें और 775 के दूसरे टारगेट के लिए से अभी भी बने रहें। सर दोनों पे आपको जब आप बोल रहे हो कि आपके कानों में भी आवाज आ रही थी ना आपके टारगेट हिट ढोल की, खुश सर, ये तो वापस से बजवाएं। नहीं मैंने तो नहीं सुना, फिर से बजवाना पड़ेगा। तो जब फिर से बजवा देते हैं, बजाओ जी, किर्लोस्कर ऑयल पे भी बजवाओ और साथ ही गोदावरी पे भी बजवाओ। सर दोनों के टारगेट हिट हो गए हैं और दोनों बहुत ही बढ़िया। सर अब आ रही है खुश सर, अब आ रही है आवाज। गोदावरी भी दिखाओ, उस पर भी टारगेट हिट की स्टैंप लगाओ। खुश सर अब तो ठीक है, ओके फाइनल डन, ठीक है जी डन, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप बढ़िया ट्रेड दीजिए। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स के दिन रात मेहनत करके आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम ऐसा रोज करके जाएं कि आप अच्छे से खुश हो के जाओ, इतना स्वदेश को खुश हो जाओ। ये तो हम नया नारा बोल देते हैं। चलो आज मनीष जी ये तो नई बात निकल गई हमारे मुंह से आज, इतना स्वदेश देखो और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। चलिए इसको धीरे धीरे ना किसी इसके साथ जो है कुछ शो बनाते हैं, टैगलाइन करते हैं, इटिना स्वदेश देखो और खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे मेहमान बहुत ही बढ़िया ट्रेड लेके आ रहा है। अच्छा मैं ना 1-2 काम और करता हूँ, मेरे पास ना काफ़ी सारे व्यूअर्स के ना फटाफट से वो भी आ रहे हैं मैसेजेस
कि जरा हमको कुछ एक ट्रेड पता करने में ना, उनके लिए जरा 5 मिनट ले रहा हूँ और मैं स्पीड से पूछूंगा तीनों टेक्निकल मेहमानों से, आप बताते जाइएगा क्या क्या करना है। प्रफुल्ल देसाई कह रहे हैं कि एक बार हुडको एनबीसीसी पे बता दो। सोनी जरा स्पीड से बता दो हुडको और एनबीसीसी पे। प्रफुल्ल का ये क्वेश्चन है। जी डिम्पी जी, हुड को मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं। 190 का एक अच्छा सपोर्ट है, 190 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कीजिए। 220 के ऊपर दोबारा बाउंस करना चाहिए, सो 190 सपोर्ट है। एनबीसीसी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बेटर है, आप एनबीसीसी करंट लेवल पे भी देख सकते हैं बाई करने के लिए। 150 का एक अच्छा सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। 150 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कीजिए, 170 तक टारगेट हो सकता है। ठीक है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। रवि सम का है, जुबिलेंट फूडवर्क पे क्या करना चाहिए? एक बार संतोष सर आप बताएंगे जुबिलेंट फूडवर्क पे क्या करना चाहिए? यस डिम्पी, ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म करा है और अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है, मुझे लगता है ये 470 से जो है 460 का जो एरिया है, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आए तो आपके पास है, तो फिलहाल के लिए बने रहिए इस लेवल से। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो ऊपर देखिएगा, अगर ये ऊपर 510 के आसपास सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर वहां निकलने की कोशिश कीजिएगा। 510 निकलता है तभी इसमें स्ट्रेंथ लौटेगी। ठीक है, एक दो शेयर पता करते हैं। धनलक्ष्मी के बारे में ना काफ़ी सारे लोग पता करना चाहते हैं। धनलक्ष्मी बैंक, हालांकि ये संजीव सर ने दिया था, उस दिन में बढ़िया चला भी है शेयर, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और वो भी स्पीड से आई थी। कुछ सर एक बार जरा चेक करो धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो। बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है यहाँ पे अब एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया हो तो। आज बिल्कुल अपने 20 डे मूविंग एवरेज बेसिस 45 का जो लेवल है इसके आसपास ये सपोर्ट लेके एक अच्छा रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चले। स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका जो ट्रेंड है ये ज्यादा मजबूत है, तो उन स्टॉक पे शिफ्ट हो जाना विल बी अ मच मोर वाइज ट्रेड। इस स्टॉक में अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया हो तो प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट कर जाए, ये बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, आशीष भाई आप एक ही बार अशोक लीलैंड लिखिए, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। एक ही बार लिखो, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार खुश सर जरा, सोनी आप जरा चेक करो अशोक लीलैंड में क्या करना चाहिए। अशोक सिंह जी थैंक यू वेरी मच, अशोक लीलैंड ले लिया सामने। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अशोक लेलैंड होल्ड कीजिए 174 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। अभी अगर एवरेज पे करना हो आप 178 तक एवरेज कर सकते हैं। 174 स्टॉप लॉस तक होल्ड कीजिए, बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 190 के ऊपर 200 आएगा। पोजिशनल प्ले रहेगा, इसको इंट्राडे पे मत लीजिए बट होल्ड कीजिए। ठीक है, मयंक का सवाल था गोदरेज प्रॉपर्टीज का टारगेट क्या है? एक बार संतोष सर आप बताएंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज का टारगेट क्या है? नंबर्स के बाद बढ़िया रिएक्शन दे रहा है, डेज हाई पे है। यस, गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। नीचे में 2290 का, ऊपर का जो टारगेट आ रहा है 2450 रुपए का आ रहा है। 2450 क्रॉस करता है तो फिर 2500 तक के भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, सार्थक कह रहे हैं एबी कैपिटल, जरा एबी कैपिटल चेक करना खुश सर। एबी कैपिटल बढ़िया ट्रेड है, स्ट्रक्चर जो काफी बढ़िया है। बिल्कुल, जो रिबाउंड आया था इसमें सस्टेन रहा है, वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया था और सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 195 एंड 202 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए इसमें बने रहे। किसी ने निचले स्तरों पे लिया तो बहुत लंबे ब्रेक और लंबे डाउन साइड के बाद इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो 202 के इवेंचुअल टारगेट के लिए मेरे हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो 177 के करीब होगा। तो ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ फेवरेबल लग रहा है, एबी कैपिटल में बने रहे। ठीक है, काकू जी का भी एक सवाल है और साथ ही साथ एक कृणाल जी का एक और भी है हमारे व्यूअर्स, उनका भी एक सवाल है एनएचपीसी पे। सेम सवाल है, मैं दोनों का एक साथ क्लब करके ले लेता हूँ। एनएचपीसी का पे क्या करना चाहिए सर? 2-3 दिन में अच्छा चला लेकिन अभी थोड़ा रुक सा गया है। एनएचपीसी संतोष सर आप चेक करो एनएचपीसी। यस डिम्पी, इस स्टॉक में हमने मोमेंटम देखा था तो परसों एक इसमें नियर टर्म टॉप बनने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल के साइन नहीं मिले। तो मैं ये कहूंगा जो परसों का लो है 98 रुपीज के आसपास का, उसको स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 98 ब्रेक करता है तो फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर ये होल्ड करने में कामयाब होता है तो जो पूरा अभी हाई लगाया था इसने 115 116 का, वहां तक जा सकता है। और 116 क्रॉस करता है तो 125 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, सोनी जरा जल्दी से अपोलो टायर्स चेक करना। विवेक जी का क्वेश्चन है अपोलो टायर्स क्या करें? अपोलो टायर्स जरा स्पीड से देख के बताते जाओ फटाफट। जी, अपोलो टायर इनफैक्ट काफी अच्छा है, आप इसको होल्ड कीजिए। 530 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी स्ट्रैटेजी यहाँ पे। अराउंड 540 के आसपास आप इसको बाई कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। 530 स्टॉप लॉस प्लीज कीजिए। 560 का दोबारा वो टारगेट रहेगा।
ठीक है विवेक जी, आपका क्वेश्चन हो गया। आप जरा इन्फीबीम और चेक कर लो। गजेंद्र जी का सवाल है इन्फीबीम, एक बार संतोष सर आप चेक करोगे इन्फीबीम के नए टारगेट्स दे सकते हो या क्या करना चाहिए बता सकते हो? इन्फीबीम यस, इन्फीबीम में हमने एक बड़ी रैली देखी थी, स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस ट्रेड करने की सलाह दूंगा। अपना स्टॉप लॉस 33.5 पे मेंटेन कीजिए। ऊपर टारगेट की बात करूं तो अगर ये जो रिसेंट हाई लगाया था इसने 40 रुपीज के आसपास का, वो पहला टारगेट है, वो क्रॉस होता है तो फिर 44 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा इसमें। ठीक है, बीएससी पे जरा एक व्यू पॉइंट दिलवाते हैं। प्रिया जी का सवाल है बीएससी पे। संतोष खुश सर एक बार चेक करना बीएससी। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन फेज में है। 2550 2600 का जो लेवल है इसके आसपास का 2 अटेम्प्ट हुआ है क्रॉस करने का, बट फिजल आउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी बने रहें, कोई ऐसा बहुत मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। तो 2375 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अगर ये 2600 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2900 तक के भी मूव देखने मिल सकते हैं। अच्छे रनअप के बाद निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक 2375 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। एक ना सचिन का सवाल और एक राकेश चौधरी जी का सवाल ले लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक बार इंट्राडे चेक करना संतोष सर कितना मूव आ सकता है, और सचिन के चार्ट आप देख के रखिए। सचिन का जो सवाल है SJVN सोनी आप चेक करके रखना, फिर मैं आपके पास आता हूँ। इंट्राडे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र चेक करके बताइए संतोष सर। यस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छा मोमेंटम है सारे PSU बैंकों में। इसने 64 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। अगला जो टारगेट आ रहा है 67 का है, वो क्रॉस करता है तो 69 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 62.50 का। ठीक है, SJVN सोनी आप चेक कर लो। SJVN ये आप चेक कर लो। SJVN पोजिशनली काफी अच्छा है, बट इसको बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अराउंड 140 के आसपास अगर आपको बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो बेटर रहेगा। 130 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सो बाय सपोर्ट के पास आप बाय कीजिए। पोजिशनली दोबारा 170 टेस्ट कर सकता है। 75 पॉइंट की बढ़त के साथ इसमें निफ्टी करीब 22,000 के ऊपर आके अभी भी ट्रेड कर रहा है मनीष जी, और बैंक निफ्टी भी जस का तस वहीं आके फंसा हुआ है। ये पहले आधे पौने घंटे के अंदर मार्केट सिर्फ अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। कांटे की लड़ाई है, मैंने सुबह भी आपको बताया था, टक्कर की लड़ाई है। देखते हैं बुल्स भारी होते हैं, बियर्स जो करेंगे 200-250 पॉइंट का रास्ता खोल देंगे। वापस आना होगा तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, चलना होगा यहाँ से 300 पॉइंट और चलेगा। मेरा ऐसा मानना है ये पॉलिसी डे वाले जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उस दिन ये ज़्यादा आपको रिएक्ट करेगा। आज थोड़ा और पक्का करने की कोशिश कर रहा है, तो करीब 70 पॉइंट यानी कि 22,000 का लेवल वहाँ पे और 45,900 का लेवल यहाँ पे, थोड़ा पकाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है मनीष जी। के तौर पे आप जिस तरीके से आपने लगा दिया ना कि 22,000 का मामला ऐसा होगा जहाँ पर रस्सा कसी होगी, वही हो रहा है। पिछले कुछ मिनटों से देखिए सिर्फ और सिर्फ 22,000 के आसपास ही जो है ना हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर ये टिकता है, और जैसा कि डिम्पी बता रहे 46,000 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक टिकता है तो 200-250 अंकों की और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर नहीं टिकता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे गिरावट देखने को मिले, यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा उसे देखने को मिल सकती है उस अंदाज में। और आज चूँकि निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार पे तो हम आगे चर्चा करेंगे।